अध्याय 251 कभी भी। वेल्स और येल को उम्मीद नहीं थी कि मेंडेज और उनकी टीम दूसरे दिन सुबह तक सोएगी और फिर जागेगी। उससे पहले वे बिल्कुल बेसुध पड़े थे, नींद में कोई हिलता डुलता नहीं था, करवट भी नहीं बदलता था। लेकिन वेल्स और येल सो नहीं रहे थे। मेंडेज और उनकी टीम का ये प्रदर्शन यही दर्शाता था कि वे बहुत थके हुए थे। स्थिति जितनी गंभीर होती जा रही थी, उतना ही यह संकेत मिल रहा था कि मामला बहुत गंभीर है। दूसरे दिन सुबह जब सूरज निकला तो तंबुओं से एक आवाज आई। वेल्स और येल, जो सोए नहीं थे, चौंक गए और फिर दोनों सीधे मेंडेज के तंबू में घुस गए। मेंडेज अंदर आराम कर रहे थे। मेंडेज अभी अभी जागा था और तंबू के अंदर बैठा चारों ओर देख रहा था। वेल्स और येल को अंदर आते देख उसने सहज ही रक्षात्मक मुद्रा अपना ली, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा खुशी से भर गया और वह शांत हो गया। छोटे सातवें, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, छोटे सातवें, तुम्हें कबीले से जितना हो सके उतना दूर भागना होगा। पांचवा भाई मर चुका है और हमारे पिता भी। अब गैसोल सरदार बन गया है और वह तुम्हारा पीछा करना चाहता है। हालांकि वेल्स ने इस परिणाम के बारे में सोचा था, लेकिन मेंडेज के मुंह से यह सुनकर उसका दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जहां खड़ा था वहीं लड़खड़ा गया। वेल्स के बेहोश होने से पहले ही येल ने उसे तुरंत पकड़ लिया। सौभाग्य से वेल्स ने इसके लिए मानसिक रूप से थोड़ी तैयारी कर ली थी। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उन्होंने मेंडेज पर ध्यान केंद्रित किया और पूछा, क्या हुआ छठे भाई? कृपया स्पष्ट रूप से समझाएं। मेंडेज की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे जाने के कुछ ही समय बाद 10,000 जानवरों के उत्सव के कारण 2 बड़े बुजुर्ग जानवर देवता नगर की ओर चल दिए। उनके जाने के कुछ ही समय बाद पिताजी अचानक बीमार पड़ गए और कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया। गैसोल ने तुरंत घोषणा की कि पिताजी के मरने से पहले उन्होंने मुखिया का पद गैसोल को सौंप दिया था। लेकिन मुझे और पांचवें भाई को इस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जब पिताजी का निधन हुआ तब हम उनके पास नहीं थे। गैसोल ने पिताजी के तंबू को घेरने के लिए लोगों को भेजा और हमें अंदर नहीं जाने दिया। वेल्स का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि उसके पिता एक उच्च कोटि के शक्तिशाली खिलाड़ी थे और उनका स्वास्थ्य भी उत्तम था। भला उन्हें बीमारी कैसे लग सकती है और कुछ ही दिनों में उनका निधन कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल असंभव था। मेंडेज ने आगे बताया, पिताजी को दफनाते समय पांचवें भाई को कुछ गड़बड़ नजर आई। पांचवा भाई स्वस्थ नहीं था और वह हर साल दवाइयां खाता था, इसलिए वह कुछ दवाओं के बारे में अच्छी तरह जानता था। पिताजी का चेहरा देखते ही वह समझ गया। पिताजी बीमार नहीं थे, उन्हें जहर दिया गया था। स्प्लैक। वेल्स ने बगल में रखी एक छोटी मेज को मुट्ठी से तोड़ दिया। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी सांसें धौंकने की तरह तेज चल रही थीं। मेंडेज ने बस उसकी तरफ एक नजर डाली और फिर आगे कहा, जब पांचवें भाई को इस बात का पता चला तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने उस रात मुझे ढूंढा और मुझसे इस बारे में बात की ताकि मैं तुम्हें ढूंढ पाऊं। लेकिन ठीक उसी समय गैसोल ने अचानक ऐलान कर दिया कि तुम और पांचवा भाई हरक्यूलियन बुल जनजाति के गद्दार हैं और हमें जान से मारने का आदेश जारी कर दिया। हम तुम्हें यहाँ ढूंढने के लिए कई रास्तों से होकर गुजरे। अगर हम तुम्हें नहीं ढूंढ पाते तो हम और भी बड़े खतरे में होते। गैसोल इस समय पूरे मैदान में हमें ढूंढ रहा होगा। वेल्स ने कर्कश स्वर में कहा, वह कमीना, आज से वह मेरा दुश्मन है। मैं उससे बदला लूंगा, मैं लूंगा। मेंडेज ने वेल्स की ओर देखकर कहा, वेल्स अब गैसोल कबीले पर नियंत्रण रखता है। तुम बदला नहीं ले सकते, ये व्यर्थ है। मेरा विश्वास करो, हम कबीले से दूर जाकर नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। तुम्हारे 300 अंगरक्षकों और मेरे 100 अंगरक्षकों के साथ हमारे पास 400 योद्धा हो सकते हैं। हम कहीं और एक नया कबीला बना सकते हैं। मैदानों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते थे। एक जनजाति का सफाया हो जाता था, लेकिन कुछ योद्धा भागकर कहीं और चले जाते थे और कुछ छोटी जनजातियों पर विजय प्राप्त कर लेते थे। धीरे धीरे मजबूत होते जाते थे और अंततः एक बड़ी जनजाति बन जाते थे। मैदानों में हर साल ऐसी घटनाएं होती थीं। लेकिन इसी तरह कई और जनजातियां भी विलुप्त हो गईं। हालांकि मेंडेज सही थे। अपने 400 शक्तिशाली बलिष्ठ बैल योद्धाओं के साथ वे एक ऐसी शक्ति नहीं थे जिन्हें कम आंका जा सके। वे अपनी इस ताकत से अपना क्षेत्र बना सकते थे। मेंडेज को इस बात का पूरा भरोसा था। वेल्स ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं वापस जाकर अन्य शाखा की जातियों से संपर्क करना चाहता हूं ताकि वे एकजुट होकर गैसोल को सीट से हटा सके। मेंडेज चौंक गया और जोर से बोला, नहीं छोटे सातवें, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुत खतरनाक है। शाखा जनजातियां गैसोल को उखाड़ फेंकने की तुम्हारी बात नहीं मानेंगी। इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। वे ऐसा क्यों करेंगे? वेल्स मुस्कुराया, मैं उन्हें जरूर लाभ पहुंचाऊंगा। आओ छठे भाई, मैं तुम्हें किसी से मिलवाने ले जा रहा हूं। उसने मेंडेज को पकड़ा और तंबू से बाहर निकल गया। जब वेल्स मेंडेज को तंबू से बाहर खींचकर ले गया तो उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। वह कल की घटना को भूल चुका था। अन्यथा जब वेल्स और येल अंदर आए तो वह रक्षात्मक मुद्रा में नहीं होता। दरअसल जब मेंडेज और अन्य लोग अपने घोड़ों पर सवार थे तब वे लगभग टूट चुके थे। वे अर्ध बेहोशी की हालत में थे, इसलिए जब वे रुके तो मे का इलाज मिलने के बावजूद वे पूरे 1.5 दिन तक सोते रहे। तंबू से बाहर निकाले जाने के बाद मेंडेज ने अपने से कुछ ही दूरी पर झाओ हाई का शिविर देखा। उनका शिविर वेल्स के लोगों द्वारा लगाए गए शिविर से अलग था। झाओ हाय और अन्य लोगों के पास न केवल अनाज था, बल्कि उनके तंबू की शैली भी अलग थी। मनुष्य के तंबू और पशु मानव के तंबू दो बिल्कुल अलग अवधारणाएं थीं। इसके बाद मेंडेज ने झाओ हाई के तंबू के ऊपर लगा मित्रता का झंडा देखा। बड़े पेट वाले सुअर की जनजाति जानवरों की जनजातियों में कोई छोटी जनजाति नहीं थी, उनकी ताकत भी मध्यम स्तर की थी। हालांकि बड़े पेट वाले सुअर जनजाति की शाखा जनजातियां अपने अपने ध्वजों का उपयोग कर सकती थीं, लेकिन प्रत्येक जनजाति के ध्वजों में थोड़ा बहुत अंतर होता था, क्योंकि प्रत्येक बड़ी और छोटी जनजाति के ध्वजों पर अलग अलग चिन्ह होते थे। ऐसा कहा जा सकता है कि प्रत्येक जनजाति के ध्वजों पर गुप्त विशिष्ट कोड अंकित थे। इन्हें समझना किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए मुश्किल था जो पशु मानव न हो।
भले ही यह बड़े पेट वाले सुअरों की एक शाखा जनजाति का मित्रता ध्वज था, लेकिन मेंडेज को इसे देखकर बहुत बड़ा झटका लगा। मेंडेज को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि मानव व्यापारियों को कभी भी पशु मानवों से मित्रता ध्वज नहीं मिला था, क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्यों और पशु मानवों के बीच सच्ची मित्रता कभी अस्तित्व में नहीं थी। झाओ हाई का शिविर देखकर मेंडेज अवाक रह गया। वेल्स ने उसे तभी जाने दिया और बोला, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वह वही है। उसने झाओ हाई के शिविर की ओर इशारा किया और फिर मेंडेज को विस्तार से बताया कि वह झाओ हाई से कैसे मिला था। कहानी सुनकर मेंडेज ने भौहें चढ़ा ली। उसने वेल्स की ओर देखा और पूछा, छोटे सातवें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह सब झूठ है? इस दुनिया में इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है? आधी कीमत, सबसे बढ़िया बांस का चावल, और इतनी सारी मात्रा में, असंभव है ना? वेल्स ने अपनी आंखों में ठंडी चमक लिए जवाब दिया, ये हमारा आखिरी मौका है। कहीं और जाकर एक छोटा कबीला बसाने के बजाय क्यों ना हम झाओ हाई के अनाज का इस्तेमाल करके एक जोखिम उठाएं। अगर हमें शाखा कबीलों का समर्थन मिल जाता है तो गैसोल की सरदारी अस्थिर हो जाएगी। मेंडेज अभी भी फ्राउनिंग करते हुए बोला, मुझे डर है कि वे अभी हमसे झूठ बोल रहे हैं। अगर वे झूठ बोल रहे हैं तो हमारा खेल खत्म, हमारे पास बचने का जरा भी मौका नहीं होगा। छोटे सातवें, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। वेल्स की आंखों में थोड़ी सी भावुकता झलकती हुई दिखी, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो छठे भाई, मैं उनसे थोड़ी देर में मिलूंगा। शायद झाओ हाई से मिलने के बाद तुम्हारा मन बदल जाए। अच्छा, जाओ और मटन का सूप पी लो, इसे रात भर उबाला गया है। वेल्स की बातें सुनकर मेंडेज को अभूतपूर्व भूख महसूस हुई। उसे ऐसा लगा मानो उसका पेट एक ऐसे काले गड्ढे में बदल गया हो जिसमें एक गाय समा सकती हो। शिविर स्थल के बीचों बीच एक बड़ा लोहे का बर्तन रखा था। बर्तन के नीचे की आग अभी बुझी नहीं थी और उसमें पक रहा मटन का सूप उबलकर सफेद रंग का हो गया था, जो देखने में बिल्कुल बकरी के दूध जैसा लग रहा था। बर्तन के बगल में एक छोटी मेज थी जिस पर कुछ कटोरियां रखी थी। मेंडेज ने आगे कुछ नहीं कहा और बर्तन की ओर चलकर एक कटोरी में सूप भरा और धीरे धीरे पी लिया। मेंडेज ने पहले कभी नहीं सोचा था कि मटन का सूप इतना स्वादिष्ट हो सकता है। हालांकि वह जानता था कि यह एक ऐसी चीज है जो सामान्य से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने जीवन का सबसे स्वादिष्ट सूप पी रहा हो। मटन सूप का एक कटोरा पीते ही मेंडेज को और भी भूख लगने लगी, लेकिन वह जानता था कि वह अभी बहुत सी चीजें नहीं खा सकता, इसलिए उसने एक और कटोरा पी लिया। सूप को बहुत देर तक उबालने के कारण मटन पूरी तरह से गल गया था। सूप में केवल कुछ ही हड्डियां बची थीं, लेकिन परिणामस्वरूप सूप का स्वाद बेहतर हो गया था। मटन सूप के 3 कटोरे पीने के बाद मेंडेज ने कटोरा नीचे रख दिया। उसे लगा कि उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसे अजीब भी लगा, क्योंकि उसे साफ याद था कि उसे चोटें लगी थीं। उसकी चोटें इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गईं? तभी कुछ और लोग अपने तंबुओं से बाहर निकले। वे मेंडेज के अंगरक्षक थे। मेंडेज को देखकर उन्होंने झुककर अभिवादन किया, जिस पर मेंडेज ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, आओ और कुछ कटोरी सूप पी लो। छोटे सातवें ने इसे रात भर उबाला है। ये लोग जानते थे कि मेंडेज जिस लिटिल सेवंथ का जिक्र कर रहे थे वह असल में कौन था। उन्होंने तुरंत वेल्स को प्रणाम किया और फिर बर्तन की ओर दौड़े और मटन सूप के बड़े बड़े घूंट पी लिए। वे सचमुच बहुत भूखे थे। मेंडेज ने तभी देखा कि उसके सभी अधीनस्थों की चोटें ठीक हो चुकी थीं। यहां तक कि बड़े घावों वाले भी ठीक हो गए थे और केवल निशान ही बचे थे। वेल्स ने मेंडेज के चेहरे के भाव देखे। वह मुस्कुराया और बोला, देखने की जरूरत नहीं है। जाओ हाई की मंगेतर ने जादू से तुम्हारे जख्मों का इलाज किया है। चलो जाओ हाई से मिलते हैं। मेंडेज ने तुरंत सिर हिलाया और वेल्स के पीछे पीछे जाओ हाई के शिविर स्थल की ओर चल पड़ा। अब वह जाओ हाई के बारे में जानने के लिए वाकई उत्सुक था। वे जल्द ही झाओ हाई के शिविर स्थल के बाहर पहुंच गए और झाओ हाई भी तुरंत तंबू से बाहर आ गया। अभी सुबह का समय था, लेकिन झाओ हाई और बाकी लोग देर से नहीं उठे थे और नाश्ता भी कर चुके थे। जब वेल्स ने झाओ हाई को बाहर आते देखा तो उसने तुरंत सीना झुकाकर अभिवादन किया और कहा, भाई झाओ हाई, मैं आपकी सहायता के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। झाओ हाई मुस्कुराया और उसी भाव को दोहराते हुए बोला, भाई वेल्स, आप बहुत ही मेहमाननवाज हैं। आपकी मदद कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। मेंडेज ने आगे बढ़कर झाओ हाई को सलाम किया और कहा, मेंडेज भाई, झाओ हाई को नमस्कार करते हैं। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, अन्यथा हम इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाते। झाओ हाई ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई मेंडेज, आप बहुत दयालु हैं। वेल्स ने झाओ हाई के पीछे लौरा और 2 अन्य लोगों को देखा और फिर झाओ हाई से कहा, भाई झाओ हाई, मेरे तंबू में मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। झाओ हाई ने सिर हिलाया और लौरा और अन्य लोगों को वेल्स के पीछे तंबू में ले गया। जैसे ही वे बैठे, कुछ लोग तुरंत गर्मा गर्म मटन सूप के कटोरे ले आए। इसके बाद वेल्स ने सभी लोगों को विदा कर दिया और वहां केवल वेल्स स्वयं, मेंडेज, येल और फिर झाओ हाई और अन्य लोग ही रह गए। लोगों के चले जाने के बाद वेल्स ने झाओ हाई से कहा, भाई झाओ हाई, आपने भी पता लगा लिया है ना, मेरे घर में कुछ हुआ है। झाओ हाई ने सिर हिलाया, क्योंकि इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। अगर वह इतना भी नहीं समझ पा रहा था तो वह मूर्ख ही होगा। वेल्स ने आगे कहा, मेरे बड़े भाई ने तख्ता पलट किया, हमारे पिता को जहर दिया, मेरे 5वें भाई की हत्या कर दी और फिर हमें ढूंढने के लिए लोगों को भेजा। वह सरदार भी बन गया। जब वेल्स इस बिंदु पर पहुंचा तो उसका चेहरा नफरत से भरा हुआ था, लेकिन उसकी निगाहें झाओ हाई पर टिकी हुई थीं। झाओ हाई अब भी शांत था। उसने बस थोड़ा सा भौहें चढ़ाकर वेल्स की ओर देखा और कहा, भाई वेल्स, आप मुझसे किस काम में मदद चाहते हैं? सच कहूं तो मेरी पहचान को देखते हुए अगर मैं आपकी मदद करता हूं तो आप उस पद से और भी दूर होते चले जाएंगे। वेल्स जानता था कि झाओ हाई ने ऐसा क्यों कहा था। दरअसल झाओ हाई एक इंसान था। अगर कबीले को पता चल जाता कि सरदारी पद के लिए चल रही लड़ाई में एक इंसान मदद कर रहा है तो वेल्स सरदारी पद से और भी दूर होता चला जाता। वेल्स ने कभी भी झाओ हाई को सीधे युद्ध में मदद करने देने की योजना नहीं बनाई थी।
ये संभव नहीं था। हालांकि अनाज से मदद करना संभव था, इसलिए उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझता हूँ भाई झाओ हाय, लेकिन इस बार मुझे वास्तव में आपकी मदद चाहिए। मुझे अनाज चाहिए, बहुत सारा अनाज, वह भी उसी कीमत पर जो आपने पहले बताई थी। मेरे भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास ठीक ठीक कितना अनाज है? झाओ हाय ने जवाब देने से पहले हिसाब लगाया, लगभग 20 करोड़ किलो, और ये वही किस्म के हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए थे। इसके अलावा कई दसियों हजार किलो सब्जियां भी हैं, और वे भी वैसी ही हैं जैसी मैंने आपको पहले दिखाई थी। वेल्स ने झाओ हाई की ओर देखा और पूछा, मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए भोजन कितना महत्वपूर्ण है। मैंने अपनी सारी संपत्ति इस पर दांव पर लगा दी है, इसलिए भाई आप कब तक भोजन मैदान में ला सकते हैं? झाओ हाई ने वेल्स की ओर देखा और शांत भाव से उत्तर दिया, कभी भी। वेल्स ने उलझन भरी नजर से झाओ हाई से पूछा, क्या तुमने कभी भी कहा मेरे भाई? अभी भी। झाओ हाई ने धीरे से हाथ हिलाया और उसके सामने सब्जियों का एक गुच्छा प्रकट हो गया। एक और बार हाथ हिलाया और सब्जियां गायब हो गईं। उसने फिर से हाथ हिलाया और उसके सामने अनाज का एक गुच्छा प्रकट हो गया। एक और बार हाथ हिलाया और अनाज गायब हो गया। अध्याय 252 तीन नौकरियां। झाओ हाई का ये प्रदर्शन अपनी मंशा जाहिर करने के इरादे से किया गया था। उसे इस बात का डर नहीं था कि वेल्स उस पर शक करेगा। वह बस वेल्स को यह बताना चाहता था कि उसके पास एक स्टोरेज डिवाइस है। उन विशालकाय जीवों के लिए स्थानिक उपकरण बहुत रहस्यमय थे और अब भी उनके पास एक भी नहीं था। यही कारण था कि वे स्थानिक उपकरणों को पवित्र कलाकृतियों की तरह मानते थे, मानो किसी स्थानिक उपकरण के भीतर एक पूरा महाद्वीप समा सकता हो। ये जानने के बाद झाओ हाई ने वेल्स और अन्य लोगों के सामने अपनी इस क्षमता का प्रदर्शन करने का फैसला किया। ये कहा जा सकता है कि झाओ हाई वेल्स के साथ सहयोग करना चाहता था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वेल्स हरक्यूलियन बुल जनजाति का सरदार बन जाता तो वह उस व्यक्ति का एहसान चुका देता जिसने हमेशा उसकी मदद की थी। झाओ हाई को वेल्स से बहुत अधिक लाभ की आवश्यकता नहीं थी। वेल्स के साथ मित्रता बनाए रखने मात्र से ही उसे बीस्टमैन प्रेरी में बहुत सी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती। दूसरे मनुष्य चाहे कितना भी अहंकारी व्यवहार करें, असली सत्ता तो अभी भी पशु मानवों के हाथ में थी। पशु मानवों के साथ अच्छे संबंध बनाकर ही वह मैदान में मजबूती से खड़ा रह सकता था। मैदानों में ताकतवर बैलों का स्थान साधारण लड़ाकू कबीलों से कम नहीं था। ऐसे स्थान को कमतर नहीं आंका जा सकता था। भले ही छोटे कबीले झगड़ा करने की इच्छा रखते हो, उन्हें पहले अपनी ताकत का ध्यान रखना पड़ता था। मैदानों में रहने वाले जानवर लड़ने के शौकीन तो थे, लेकिन वे सियारों की तरह पूरी तरह से पागल नहीं थे। इसके अलावा उसके पास जो अनाज था वह बेचने के लिए था। अगर वेल्स उसे नहीं खरीदता तो यह वेल्स की विफलता होती। झाओ हाई का इससे क्या लेना देना था? वह तो बस वेल्स को अनाज बेच रहा था, और अगर कोई और भी उससे खरीदना चाहता तो वह उन्हें उसी कीमत पर बेच देता। उसने वेल्स की वजह से कीमत कम नहीं की थी। जाहिर है, वेल्स और बाकी लोगों के सामने झाओ हाई ने ऐसा करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि वेल्स को अपने हाथ में मौजूद भोजन की जरूरत थी। जब तक वेल्स को भोजन की जरूरत थी, वह अंतरिक्ष उपकरण के बारे में किसी से बात नहीं करता। झाओ हाई को डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वेल्स और अन्य लोग झाओ हाई के प्रदर्शन से दंग रह गए। वे सचमुच समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें, क्योंकि झाओ हाई का प्रदर्शन इतना चौंकाने वाला था। कुछ देर बाद वेल्स खड़ा हुआ और बोला, हे भगवान, भाई झाओ हाई, आपके पास सच में एक अंतरिक्ष उपकरण है और आप उसका इस्तेमाल भोजन भंडारित करने के लिए करते हैं। क्या आप पागल हैं? झाओ हाई ने वेल्स की ओर अविश्वास भरी निगाहों से देखा। क्या स्थानिक उपकरणों का उपयोग वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए नहीं किया जा सकता? समस्या क्या है? समस्या क्या है? इस सवाल ने वेल्स को चौंका दिया। बिल्कुल सही, क्या स्थानिक उपकरणों का उपयोग वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए नहीं किया जाता? अगर कोई सीमा ही ना हो तो समस्या क्या होगी? वेल्स को चक्कर आने लगे। थोड़ी देर बाद उसने कहा, यह तो बड़ी समस्या है। क्या आपको अंतरिक्षीय उपकरणों की अहमियत का एहसास नहीं है? हम जैसे जानवरों के पास तो कभी एक भी नहीं रहा। आप सचमुच भोजन भंडार के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सरासर बर्बादी नहीं है? झाओ हाई हंसते हुए बोला, मेरे भाई वेल्स, मेरे लिए ये खाद्य पदार्थ मेरी सारी दौलत और धन है। अगर मैं इन्हें जमा करने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करूंगा तो और किस चीज के लिए करूंगा? इसके अलावा मैं भोजन को सबसे तेज गति से बीस्टमैन प्रेरी तक पहुंचाने के लिए केवल स्थानिक उपकरणों का ही उपयोग कर सकता हूं। इसी तरह मैं उन सीमावर्ती सैनिकों से बच सकता हूं। वेल्स एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने गहरी सांस ली और जोर से हंसते हुए कहा, मेरे भाई झाओ हाई, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। अगर आपके अंतरिक्ष उपकरण से खाना यहाँ ना आता तो हम सचमुच खत्म हो जाते। क्या आपके पास सारा खाना है? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, ये सभी। अगर आप चाहें तो मैं इन्हें अपनी जागीर से कभी भी ला सकता हूँ। मुझे लगता है कि इस अवधि में मैं और 10 करोड़ किलो ला सकता हूँ। वेल्स ने झाओ हाई को अविश्वास भरी निगाहों से देखा। क्या आप कभी अपनी जागीर से बाहर आएंगे? क्या आप अपनी जागीर अपने साथ ला रहे हैं? झाओ हाई और बाकी लोग इस पर हंस पड़े, क्योंकि वेल्स ने सही अनुमान लगाया था। वेल्स को लगा कि झाओ हाई और बाकी लोग इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि उन्हें उसका सवाल मजाक लगा, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं थी। झाओ हाई हंसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरे पास एक उड़ने वाला जादुई बाज है। मैं अपना स्पेस इक्विपमेंट बाज को दे सकता हूं और फिर उसे अपने जागीर तक उड़ने दे सकता हूं और फिर वह मेरा खाना यहां ले आएगा। इससे काफी समय बचता है ना? वेल्स स्तब्ध रह गया और फिर उसने झाओ हाई को ऐसे देखा जैसे वह किसी पागल को देख रहा हो। क्या तुम पागल हो? तुम अपना स्थानिक उपकरण एक जादुई जानवर को देने को तैयार हो? झाओ हाई मुस्कुराया, मैं पागल नहीं हूं। यही सबसे अच्छा तरीका है। वैसे भी मेरा जादुई जानवर कोई सामान्य जादुई जानवर नहीं है। सही शब्दों में कहें तो यह कोई जादुई जानवर नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक जानवर है। वेल्स ने पहले भी प्रेतवादित प्राणियों के बारे में सुना था, बेशक, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि झाओ हाई के पास भी ऐसा कोई प्राणी होगा।
उसने सिर हिलाते हुए कहा, जादुई प्राणियों की तुलना में प्रेतवादित प्राणी वास्तव में अधिक सुरक्षित होते हैं। लेकिन मेरे भाई, क्या ये सचमुच इतनी दूर तक उड़ सकता है? झाओ हाय मुस्कुराया, जरूर, इसीलिए तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें भरपूर मात्रा में भोजन दे सकता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सचमुच भोजन है। वेल्स, मेरे भाई, तुम जो चाहो करो। मैं बाकी किसी चीज में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अनाज के मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए मानव भूमि से भी कुछ अनाज ला सकता हूँ। बेशक केवल तभी जब तुम्हें इसकी जरूरत हो। मैं भोजन मुफ्त में नहीं दूंगा। मैं भले ही एक वैध व्यापारी ना हूं, लेकिन मैं व्यापारी तो हूं ही, इसलिए तुम्हें इसके बदले में अर्गाली, बकरी की खाल से बने उत्पाद, गुलाम, जादुई जानवर या फिर मैदानों में उगने वाले दुर्लभ पौधे देने होंगे। बेशक पौधे मरे हुए नहीं होने चाहिए, वे केवल जीवित या बीज होने चाहिए। वेल्स ने कभी नहीं सोचा था कि झाओ हाय ऐसा कहेगा। उसने हैरानी से झाओ हाय की ओर देखा और पूछा, मेरे भाई, क्या यह आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं है? आपको ये पौधे किस लिए चाहिए? इनका क्या उपयोग है? झाओ हाय हंसते हुए बोला, भाई, मुझे जरा भी नुकसान नहीं हो रहा है। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरे घर में एक वरिष्ठ औषध विक्रेता है। उन्हें दुनिया के सभी दुर्लभ और अनोखे पौधों की जरूरत है। वे दुनिया का सबसे उत्तम वनस्पति उद्यान बनाना चाहते हैं। वेल्स और बाकी दो लोगों को यह सुनकर राहत मिली। इस दुनिया में दो तरह के लोग सबसे रहस्यमय थे, औषध विक्रेता और रसायन शास्त्री। ये न केवल मनुष्यों में पाए जाते थे, बल्कि जीव जंतुओं में भी पाए जाते थे। बस उनके नाम थोड़े अलग थे। जीव जंतुओं में औषध विक्रेताओं को जादूगर कहा जाता था, जबकि रसायन शास्त्रियों को आमतौर पर तांत्रिक कहा जाता था। जीव जंतुओं में 3 पेशे सबसे अधिक सम्मानित थे। पहला, जाहिर है, भविष्यवक्ता। उन्हें सबसे बुद्धिमान माना जाता था। दूसरा, शमन, जादूगर, क्योंकि जीव जंतुओं के पास धातु के औजारों की कमी थी, इसलिए वे धातु के औजारों को टिकाऊ बनाने और हथियारों को अधिक मजबूत बनाने के तरीकों पर शोध कर रहे थे। उन्हें खोज की सबसे अधिक ललक रखने वाला माना जाता था। तीसरा, तांत्रिक, जादूगर, जिन्हें सबसे रहस्यमय माना जाता था। जीव जंतुओं की बीमारियों के इलाज के लिए उन्हें तरह तरह की जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती थी। ये तीनों प्रकार के लोग जीव जंतुओं के बीच अत्यधिक सम्मानित थे। यहाँ के जादूगर कभी कभी कुछ पौधों को इकट्ठा करने में मदद के लिए कुछ जनजातियों को भी काम पर रखते थे, इसलिए जब झाओ हाय ने बताया कि घर में कोई औषध विक्रेता है, तो उन्हें झाओ हाय के तरीके अजीब नहीं लगे। वेल्स ने राहत की सांस ली और झाओ हाय की ओर देखते हुए कहा, मेरे भाई, आपसे मिलना मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशनसीबी है। हा हा हा। भगवान सचमुच मेरी मदद कर रहे हैं, वरना मुझे आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिलता। आपने तो अकेले ही मेरी जान बचाई। झाओ हाय हंसा, जरूरी नहीं। मुझे लगता है कि पशु देवता ने ही मुझे तुमसे मिलवाया। अगर तुमसे मुलाकात ना होती तो मुझे सच में नहीं पता कि मुझे सारा अनाज किस साल बेचना पड़ता। तुम्हें पता होना चाहिए कि अनाज को ज्यादा देर तक रखने से वो बासी हो जाता है, फिर उसकी कोई कीमत नहीं रहती। वेल्स और बाकी लोग इस पर हंस पड़े। पशु पुरुषों के इलाके में तो बासी चावल भी अच्छे दामों पर बिकता था। ये साफ था कि झाओ हाय मजाक कर रहा था, लेकिन उनका यह मजाक बिल्कुल सही समय पर हुआ। वेल्स समझ गया था कि झाओ हाय का क्या मतलब है। झाओ हाय नहीं चाहता था कि वेल्स कृतज्ञता का भाव अपने मन में रखे। ये वेल्स को ज्यादा पसंद आया। अब मेंडेस को वेल्स का वह मतलब समझ आ गया था जब वेल्स ने कहा था कि झाओ हाय से मिलने पर शायद उसे पता चल जाएगा कि वह किस तरह का इंसान है। सचमुच झाओ हाय में मेंडेस ने एक बहुत ही अनोखा स्वभाव देखा, जो उसने पहले कभी किसी इंसान में नहीं देखा था। मेंडेस ने पहले भी कई मानव व्यापारियों को देखा था। वास्तव में वह भी अन्य पशु मानवों में एक अनोखा था। वह गैसोल जितना महत्वाकांक्षी नहीं था, पॉल जितना कुशल योद्धा नहीं था, हेल्स जितना कमजोर नहीं था, और वेल्स जितना बुद्धिमान भी नहीं था। लेकिन व्यापार में उसकी गहरी रुचि थी। इसी कारण जब भी हरक्यूलियन बुल जनजाति मानव व्यापारियों से संपर्क करती, वही उनसे मिलने जाता था। वह इस काम में दूसरों से कहीं बेहतर था। मनुष्यों से संपर्क करने पर वह अन्य पशु मानवों की तुलना में कहीं अधिक सामान खरीद सकता था, चाहे कुछ भी हो। यही उसकी सबसे अनूठी विशेषता थी। मेंडेस हमेशा से व्यापारी बनना चाहता था। यही बात उसे दूसरे जानवरों से अलग बनाती थी। दूसरे जानवर व्यापारी नहीं बनना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि व्यापारी पिशाच और काया होते हैं। लेकिन मेंडेस ऐसा नहीं सोचता था। वह व्यापारी बनना चाहता था और एक अच्छा व्यापारी बनना चाहता था। इन्हीं कारणों से यह कहा जा सकता है कि हरक्यूलियन बुल जनजाति में उन्होंने सबसे अधिक मनुष्यों को देखा था, विशेषकर मानव व्यापारियों को। जब मानव व्यापारी उससे मिले तो उन्होंने आदर का दिखावा किया, लेकिन मेंडेस समझ गया कि वे व्यापारी उसे नीचा समझते हैं। उनकी आंखों में उसे तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। मेंडेस जानता था कि वे मनुष्य पशु मानवों को नीचा समझते हैं। वे सोचते थे कि पशु मानव बर्बर और अज्ञानी जाति हैं। वे तो यहाँ तक सोचते थे कि पशु मानव जानवर हैं। ऐसा सिर्फ एक ही व्यापारी नहीं था। इससे पहले वह जितने भी व्यापारियों से मिला था, लगभग सभी ऐसे ही थे। मेंडेस को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन अंत में वह इस पर गुस्सा नहीं कर सका, क्योंकि इससे उसकी जान ही चली जाती। लेकिन मेंडेस को झाओ हाय की आंखों में वैसी झलक नहीं दिखी। झाओ हाय की आंखें बेहद स्पष्ट और सच्ची थीं। यह उनकी उम्मीदों से परे था। मेंडेस को यकीन था कि झाओ हाय दिखावा नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने ऐसी तिरस्कारपूर्ण निगाहें कई बार देखी थीं। वह उनके प्रति इतना संवेदनशील हो गया था कि दिखावा करते समय भी उन्हें पहचान लेता था। लेकिन झाओ हाय की आंखों में उसे वैसी झलक नहीं मिली। उसने गौर किया कि झाओ हाय उन्हें तिरस्कार या घृणा से नहीं देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई थी। अध्याय 253 सिर कलम करने की रक्षापथ। झाओ हाय के प्रदर्शन ने मेंडेस पर बेहद सकारात्मक प्रभाव छोड़ा। इसके अलावा झाओ हाय ने वेल्स को पहले भी बचाया था और उसके बाद भी मदद की थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेंडेस की झाओ हाय के प्रति धारणा अन्य मानव व्यापारियों की तुलना में कहीं बेहतर थी। हंसी मजाक से भरी बातचीत के बाद झाओ हाय ने वेल्स से कहा, वेल्स मेरे भाई, अब तुम क्या करने वाले हो?
खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर तुम गैसोल को सत्ता से हटाना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक सुनियोजित योजना होनी चाहिए। बिना सोचे समझे आगे बढ़ना काम नहीं आएगा। वेल्स ने यह सुनकर हैरानी से दोबारा देखा। सच कहें तो उसके पास अभी भी कोई ठोस योजना नहीं थी। वह बस अनाज का इस्तेमाल करके दूसरी शाखाओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था और इसके बाद की कोई विस्तृत कार्ययोजना नहीं थी। झाओ हाई ने वेल्स की ओर देखते हुए कहा, मेरे भाई वेल्स, मुझे लगता है कि आपको एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए, लेकिन इस मामले में मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। आप भी जानते हैं कि मैं एक इंसान हूं और मैं आप जैसे शक्तिशाली सांडों को अच्छी तरह नहीं जानता। अगर मैं आपकी ज्यादा मदद करूं तो इसका उल्टा असर हो सकता है, इसलिए यह मामला आप पर ही निर्भर करता है। लेकिन जब आप योजना बना लें तब आप मुझे आगे की प्रक्रिया बता सकते हैं। अगर आप ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते तो हम अलग अलग आगे बढ़ सकते हैं। आपको बस मुझे ये बताना है कि खाना कहाँ पहुंचाना है। वेल्स ने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, मेरे भाई, आपके याद दिलाने का समय बिल्कुल सही है। मुझे अभी आपसे कुछ बात करनी है। आशा है आप सहमत होंगे। झाओ हाई ने हैरानी से पूछा, क्या बात है भाई वेल्स? अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद करूं। वेल्स ने झाओ हाई की ओर कठोर भाव से देखा और कहा, मेरे भाई झाओ हाई, मैं तुम्हारे साथ सिर कलम करने की रक्त शपथ लेना चाहता हूं। झाओ हाई चौंक गया और उसने वेल्स की ओर असमंजस भरी नजरों से देखा। लॉरा और बाकी लोग भी असमंजस में थे। मेंडेस और येल ने वेल्स को हैरानी से देखा। सिर कलम करने की रक्त शपथ पशु मानवों के बीच एक बहुत ही विशेष शपथ थी। ये शपथ एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि दो व्यक्तियों द्वारा ली जाती थी। पृथ्वी की भाषा में इसे बंधन शपथ कहा जाता था। लेकिन पशु मानव इस शपथ को और भी अधिक महत्व देते थे, क्योंकि एक बार दो लोग ये शपथ ले लेते थे तो वे जन्मजात भाई बहनों के समान हो जाते थे। उनमें से कोई भी दूसरे को धोखा नहीं दे सकता था, अन्यथा सभी पशु मानव उनसे घृणा करने लगते। इससे भी अधिक गंभीर बात यह थी कि धोखा देने वाले का पीछा किया जाता था। सिर कलम करने की रक्त शपथ में स्वयं का रक्त बहाने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें शपथ लेने वाले दो व्यक्तियों को एक साथ एक अगली बकरी का सिर काटना होता था और फिर एक कटोरे में बकरी का रक्त एकत्र करके उसे एक साथ पीना होता था। दोनों में से कोई भी दूसरे को धोखा नहीं दे सकता था। जब दूसरा मुसीबत में होता तो उसे हर संभव सहायता प्रदान करनी होती थी। चाहे इसका अर्थ परिवार की सारी संपत्ति का हनन करना हो या शरीर को क्षत विक्षत करना हो, किसी को भी पछतावा नहीं होना चाहिए। यह मत समझिए कि यह रक्त शपथ यूं ही ले ली गई थी। पशु पुरुषों के अनुसार यह रक्त शपथ पशु देवता की उपस्थिति में ली गई थी। यदि कोई इस शपथ को तोड़ता तो उसे पशु देवता द्वारा दंड दिया जाता। जहां तक बीस्टमैन द्वारा सिर कलम करने की रक्त शपथ के महत्व की बात है तो ये देखा जा सकता है कि भले ही अर्गाली केवल एक स्तर का जादुई प्राणी था, फिर भी वह बीस्टमैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जादुई प्राणी था। यही कारण था कि वे दूसरों के साथ आसानी से यह शपथ नहीं लेते थे। यहां तक कि अपनी ही जाति के किसी व्यक्ति के साथ भी नहीं, तो दूसरी जाति के किसी व्यक्ति के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। बीस्टमैन प्रेरी में बहुत समय से किसी ने भी सिर कलम करने की रक्त शपथ नहीं ली थी, और वह भी दो बीस्टमैन के बीच। एक बीस्टमैन और एक इंसान के बीच सिर कलम करने की रक्त शपथ के बारे में पहले कभी सुना ही नहीं गया था। ठीक इसी वजह से मनुष्यों ने कभी भी पशु मानवों की सिर कलम करने की रक्त शपथ के बारे में नहीं सुना था, क्योंकि उनके अभिलेखों में भी इसका कोई उल्लेख नहीं था। चूंकि मनुष्यों के लिए ऐसी शपथ का कोई अर्थ नहीं था, इसलिए लॉरा और अन्य लोगों ने भी इस शपथ के बारे में कभी नहीं सुना था। वेल्स उनके चेहरों के भावों से समझ गया था कि झाओ हाय और बाकी लोगों ने कभी भी सिर कलम करने की रक्त शपथ के बारे में नहीं सुना था। उसने समझाया, मेरे भाई, सिर कलम करने की रक्त शपथ हम जैसे पशु पुरुषों द्वारा ली जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण शपथ है। एक बार शपथ लेने के बाद हम सच्चे भाई बन जाते हैं। और फिर उसने उन्हें शपथ का अर्थ और प्रक्रिया समझाई। झाओ हाय और बाकी लोग चुपचाप वेल्स की बात सुनते रहे। सिर कलम करने की रक्त शपथ एक खूनी शपथ थी। वास्तव में शपथ का भार सिर कलम करने से भी अधिक भारी हो सकता है। सिर कलम करना सरल था। एक ही युद्ध में अनगिनत लोगों के सिर कलम कर दिए जाते थे, लेकिन मुसीबत में फंसे अपने दोस्तों की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले बहुत कम लोग होते थे। इससे शपथ का महत्व स्पष्ट होता था। वेल्स के स्पष्टीकरण के बाद झाओ हाय काफी देर तक चुप रहा। वह समझ गया था कि सिर कलम करने की रक्त शपथ आड़ू के बगीचे की शपथ की तरह पृथ्वी के बंधन की शपथ के समान थी। अगर धरती पर कोई ऐसा देश होता जो इस तरह की शपथों को सबसे ज्यादा महत्व देता तो वह निश्चित रूप से चीन होता। आधुनिक चीन नहीं, बल्कि प्राचीन चीन। आड़ू के बगीचे में उन 3 आदमियों की शपथ आज तक किंवदंती बनी हुई है, जिसका अपना एक तर्क अवश्य रहा होगा। शायद केवल वही शपथ उन दरिंदों की सिर कलम करने वाली रक्त शपथ के बराबर हो सकती है। पशु मानवों द्वारा जिस शपथ पर इतना जोर दिया जा रहा था, उसे देखकर झाओ हाय बहुत असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि वह सचमुच पशु मानवों के बीच संघर्ष में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन अगर वह सचमुच वेल्स के साथ रक्त संबंध बनाकर भाई बन जाता तो वह ऐसा करने से बच नहीं पाता। यह उसके मूल इरादों के विरुद्ध था। लॉरा और बाकी लोग भी चुप रहे। इस स्थिति ने उन्हें भी असहज कर दिया था। अगर झाओ हाय सहमत नहीं होते तो उनके और वेल्स के बीच सहयोग आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता, लेकिन अगर वे सहमत हो जाते तो उन्हें उत्तराधिकार के विवाद में शामिल होना पड़ता। यह उनके लिए अच्छा नहीं था। झाओ हाय ने अपना सिर उठाया तो पाया कि वेल्स उसे बेहद गंभीर निगाहों से घूर रहा था। इससे झाओ हाय के लिए स्थिति और भी कठिन हो गई। सच कहें तो झाओ हाय और वेल्स के बीच संबंध उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे कि ऐसी कोई शपथ ली जाए। लेकिन अब जब वेल्स ने यह सुझाव दिया है तो अगर झाओ हाय सहमत नहीं होते हैं तो वेल्स को बहुत दुख होगा। वेल्स का व्यक्तित्व उससे बिल्कुल अलग था। झाओ हाय की कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, जबकि वेल्स की थी। वह अभिमानी नहीं था, जबकि वेल्स अभिमानी था। उन दोनों में बहुत कुछ समान नहीं दिखता था, लेकिन परिस्थितियों ने उन दोनों को एक साथ ला दिया था।
वेल्स को देखकर झाओ हाई को अचानक हंसी आ गई। बॉन्डा कसम खा रहा है। उसने पृथ्वी पर भी कभी ऐसी बात नहीं सोची थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई जिद्दी इंसान दूसरी दुनिया में आकर बॉन्डा बनाने की कोशिश करेगा। ये तो वाकई दिलचस्प था। ये सोचकर झाओ हाई का मूड अचानक अच्छा हो गया। अगर वह सच में हिसाब लगाए तो उसे ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। अगर उसने वेल्स के साथ शपथ ली थी तो उसे वेल्स को हरक्यूलियन बुल ट्राइब का सरदार बनाने में हर संभव मदद करनी ही थी। अगर वह शपथ नहीं भी लेता तो भी क्या वह वेल्स को सरदार बनने में मदद नहीं कर रहा था? बंधन में बंधन और बंधन न होने में क्या फर्क था? शायद ये सिर्फ एक औपचारिकता थी। झाओ हाय अचानक जोर से हंसा और एक गहरी सांस छोड़ते हुए खड़ा हो गया। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई वेल्स? झाओ हाय की बात सुनकर वेल्स ने राहत की सांस ली। वह हंसते हुए बोला, शाबाश मेरे भाई, मैं तुम्हारे इन शब्दों का इंतजार कर रहा था। छठे भाई गुरुजी, चलिए तैयारी शुरू करते हैं। मेंडेस और येल ने एक आवाज के साथ बात मानी और तंबू से बाहर निकल गए। वे वेल्स की हरकतों को लेकर अभी भी कुछ हद तक असमंजस में थे, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। दरअसल इस अनुष्ठान के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं थी। कशुमानवों के पास मनुष्यों की तरह इतने रीति रिवाज नहीं थे। कशुमानवों के लिए इतने सारे रीति रिवाज निभाना बहुत झंझट भरा था, इसलिए उन्हें इनकी आवश्यकता ही नहीं थी। मेंडेस और येल के तंबू से बाहर निकलने के बाद वेल्स ने झाओ हाई को भी तंबू से बाहर खींच लिया। जब तक वेल्स ने ऐसा किया, मेंडेस और येल ने सारा सामान तैयार कर लिया था। असल में तैयारी के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। येल एक कटोरा लाया, मेंडेस ने एक अर्गाली एक प्रकार का चाकू खींचकर लाया और एक अंगरक्षक एक उड़ने वाली कुल्हाड़ी लेकर आया। उड़ने वाली कुल्हाड़ी तो जानवरों जैसे दिखने वाले जीवों के लिए छोटी सी कुल्हाड़ी थी, लेकिन ये भी याद रखें कि इसका वजन 10 किलो था। शारीरिक रूप से बेहद ताकतवर जानवरों जैसे दिखने वाले जीवों के लिए एक अर्गाली का सिर धड़ से अलग करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इन तीन चीजों के साथ अनुष्ठान शुरू करने का समय आ गया था। झाओ हाय और वेल्स अर्गाली के पास पहुंचे। अर्गाली काफी बड़ा था, इसलिए वह वयस्क था। दो अंगरक्षकों ने उसे घुटनों के बल नीचे दबा रखा था। वेल्स ने झाओ हाय की ओर मुड़कर कहा, मेरे भाई, शपथ के नियमों के अनुसार हम दोनों को एक साथ इसका सिर काटना होगा। लेकिन जो मैं देख रहा हूं उससे मुझे नहीं लगता कि तुम कुल्हाड़ी उठा सकते हो। क्या तुम उठा सकते हो? झाओ हाय ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरे भाई, मैं न केवल कुल्हाड़ी उठाना नहीं जानता बल्कि बकरी का सिर भी नहीं काट सकता। मुझे लगता है कि सिर काटने का काम तुम पर छोड़ देते हैं, जबकि मैं खून इकट्ठा कर लेता हूँ। कैसा रहेगा? वेल्स खुलकर हंसा, ठीक है मेरे भाई, चलो करते हैं। फिर उसने एक हाथ से उड़ती हुई कुल्हाड़ी पकड़ ली, जबकि झाओ हाय ने बड़ा कटोरा लिया और मेंडेस के निर्देशानुसार अर्गाली के बगल में खड़ा हो गया। झाओ हाय ने इससे पहले कभी इतनी बेरहमी से किसी की जान नहीं ली थी, इसलिए उसे बकरी का खून इकट्ठा करने का तरीका नहीं पता था। मेंडेस ने पहले ऐसा किया था, लेकिन उसने कभी भी सिर कलम करने की शपथ के दौरान ऐसा नहीं किया था। जल्द ही वे सब तैयार हो गए। वेल्स ने चिल्लाते हुए बिजली की तरह कुल्हाड़ी को अर्गली की गर्दन की ओर झपटा। उड़ती हुई कुल्हाड़ी बहुत तेज थी और वेल्स की जबरदस्त ताकत के कारण ऐसा लगा जैसे उसे कोई प्रतिरोध ही न मिला हो। एक ही वार से अर्गली का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। रक्तचाप के कारण सिर दूर जा गिरा, जिससे खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। मेंडेस वाकई अनुभवी था, क्योंकि उसने झाओ हाय को जिस स्थिति में खड़े होने का निर्देश दिया था वह झाओ हाय के लिए खून के छींटे पड़ने से बचने के लिए काफी थी। इस दौरान झाओ हाय पर खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। झाओ हाय ने तुरंत खून इकट्ठा नहीं किया। इसके बजाय उसने तब तक इंतजार किया जब तक खून का बहाव इतना तेज नहीं हो गया। फिर उसने कटोरे को बकरी के खून से पूरी तरह भर दिया। इसके बाद वेल्स ने उड़ती हुई कुल्हाड़ी अपने अधीनस्थ को सौंप दी, जबकि अर्गाली को पकड़े हुए दो अंगरक्षकों ने उसे भी दूर हटा दिया। वे उसे तुरंत संसाधित करने वाले थे ताकि कुछ देर बाद उसे खा सके। तभी वेल्स उस बकरी के खून के कटोरे के पास गया जिसे झाओ हाय ने जमीन पर रखा था। वह और झाओ हाय एक साथ घुटनों के बल बैठ गए और वेल्स ने जोर से कहा, महान पशु देवता, आपकी गवाही में मैं और झाओ हाय सिर कलम करने की रक्त शपथ लेते हैं। आज से हम खून के बंधन से बंधे भाई हैं। यदि मैंने इस शपथ का उल्लंघन किया तो मुझे 10,000 पशु कुचल देंगे और मैं चूर्ण बन जाऊंगा। अध्याय 254 उपहार। धरती पर कस्में ठंडे पे की तरह होती हैं। उनमें जरा भी सच्चाई नहीं होती, खासकर कुछ लोगों के लिए जो कसमों का इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने के साधन के रूप में करते हैं। लेकिन आग महाद्वीप पर स्थिति अलग थी। यहाँ कोई भी अनजाने में शपथ नहीं लेता था, विशेषकर उन देवताओं के समक्ष जिनकी वे पूजा करते थे। झाओ हाय को पता नहीं था कि महाद्वीप पर सचमुच देवता है या नहीं, लेकिन एक बात पक्की थी, बिना सोचे समझे शपथ नहीं ली जा सकती, क्योंकि उसने ये जान लिया था कि एक बार शपथ लेने के बाद दिल में एक खास एहसास जाग उठता है। ठीक वैसे ही जैसे जू वानियन ने खून की शपथ ली थी और उसके बाद वह उसे धोखा नहीं दे सकती थी, ठीक इसी तरह झाओ हाय को वेल्स की शपथ लेने के बाद उससे एक खास रिश्ता महसूस हुआ। ये खून के बंधन का ऐसा गहरा एहसास था जो उसकी कल्पना मात्र नहीं हो सकता था। वेल्स की कही बात से मिलती जुलती बात कहने के बाद वेल्स द्वारा एक ही बार में आधा बकरी का खून पी जाने पर झाओ हाय ने कटोरा उठा लिया। खून देखकर झाओ हाय को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन शपथ के प्रभाव से उसका खून गर्म हो रहा था। उसने आगे कुछ नहीं सोचा और एक ही बार में सारा खून पी गया। उसके मुंह में एक असहनीय दुर्गंधयुक्त स्वाद भर गया, जिससे उसे उल्टी आने ही वाली थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खून को पूरी तरह से पेट में जाने दिया। आखिरी बूंद खत्म होने के बाद उसने कटोरा नीचे रख दिया, लेकिन उसने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया, इस डर से कि जैसे ही वह अपना मुंह खोलेगा उसे उल्टी हो जाएगी। वेल्स की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन वह झाओ हाय से कहीं बेहतर था। उसने झाओ हाय की तरफ देखा और कहा, आज से हम भाई हैं। इसके बाद उसने झाओ हाय के सामने घुटने टेके। 3 बार ऐसा करने के बाद दोनों खड़े हो गए। वेल्स जोर से हंसा, चूंकि आज से तुम मेरे भाई हो तो चलो मेरे छठे भाई को देखते हैं।
अच्छा, आज तुम्हारी उम्र कितनी है? झाओ हाई चौंक गया और अपने मुंह की दुर्गंध को रोकने के लिए उसने अपनी लार को जबरदस्ती निगल लिया। उसने जवाब दिया, आज मैं 18 साल का हो गया। तुम? वेल्स हंसते हुए बोला, लगता है मैं ही बड़ा भाई बनने वाला हूँ। आज मैं 20 साल का हो गया हूँ। झाओ हाई ने तुरंत कहा, बड़े भाई। वेल्स हंसा और झाओ हाई के कंधे पर थपथपाया। तभी मेंडेज हाथ में एक छोटा खंजर लिए वहां आया। ये खंजर स्पील वाले से कहीं बेहतर था। इसकी मूठ और म्यान दोनों सोने के थे और रत्नों से जड़े हुए थे। पूरा खंजर देखने में शाही और विदेशी लग रहा था। मेंडेज झाओ हाई के सामने खड़ा हुआ और उसे खंजर सौंपते हुए बोला, छोटे हाई, यह मेरी ओर से तुम्हें उपहार है। झाओ हाई ने देखा कि मेंडेज ने उससे बात करने का तरीका बदल दिया था। ऐसा लग रहा था कि मेंडेज सचमुच उसे भाई की तरह मान रहा था। उसने संकोच नहीं किया और चमकता हुआ खंजर उठा लिया। उसने मेंडेज को प्रणाम करते हुए कहा, धन्यवाद छठे भाई। मेंडेज हंसते हुए बोले, ऐसा मत कहो, तुम तो अब मेरे छोटे भाई हो। तुम्हारा तोहफा कहाँ है, नन्हे सातवें? वेल्स मुस्कुराया, तंबू के अंदर। वह झाओ हाई के लिए तंबू के अंदर का रास्ता दिखाने लगा। उसके बाद उसने दीवार से एक छड़ी उठाई और झाओ हाई के हाथों में थमाते हुए कहा, भाई, यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए उपहार है। झाओ हाई ने घोड़े की छड़ी को नापा और पहली नजर में ही वह इस बात को लेकर आश्वस्त हो गया कि यह एक प्राचीन वस्तु है, क्योंकि ये देखने में बहुत प्राचीन लग रही थी। हालांकि इसे अच्छी तरह से साफ किया गया था, फिर भी झाओ हाई इसकी सतह पर उनके निशानों को नकार नहीं सका। छड़ी लंबी नहीं थी, 1 मीटर से भी कम लंबी और अंगूठे जितनी मोटी। उसका हैंडल किसी अज्ञात जादुई जानवर की हड्डी से बना था, जो काले जहर की तरह गहरा था। फिर भी छूने पर वह ठंडा नहीं था, बल्कि उसमें हल्की गर्माहट थी। हैंडल पर कुछ बेहद जटिल आकृतियां उकेरी गई थीं और ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें सिर्फ सजावट के लिए उकेरा गया था। छड़ी का ढांचा बारीक धागों से बुना हुआ था। ये सामान्य धागे नहीं थे, क्योंकि झाओ हाई ने पाया कि इनमें सोने और चांदी के रंग के धागे, साथ ही कुछ काले धागे और अन्य रंगों के धागे भी थे। एक धागे के ऊपर दूसरा धागा इस तरह बुना गया था कि छड़ी भारी हो गई थी। झाओ हाई को अपने हाथों में इसका वजन कई किलो महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो इसे सीधे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता हो। छड़ी और उसके हैंडल के जोड़ पर एक पतली चमड़े की पट्टी सुरक्षा कवच का काम कर रही थी। ये पता नहीं था कि यह पट्टी किस जादुई जीव से आई थी, और यह ज्यादा लंबी भी नहीं थी, केवल 10 सेंटीमीटर लंबी और काफी पुरानी, जो इसके कालेपन से स्पष्ट थी। इसके बावजूद यह अभी भी बहुत मजबूत थी। जब झाओ हाई छड़ी का जायजा ले रहा था, तब मेंडेज और येल भी उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव झलक रहा था। फिर झाओ हाई ने उनकी आंखों पर ध्यान दिया। उसे उन आंखों को देखकर अजीब लगा और उसने विल्स से पूछा, अरे भाई, इस छड़ी में ऐसी क्या खास बात है? विल्स मुस्कुराया, ये छड़ी एक तरह से पहचान का प्रतीक है। यह एक ऐसा खजाना है जो हमें, हरक्यूलियन बुल जनजाति को, संयोगवश मिला था, लेकिन जिसका उपयोग करना किसी को नहीं आता था। अंततः यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती रही। हर पीढ़ी में ये छड़ी सरदार के उत्तराधिकारी को दी जाती है। जो भी इस छड़ी को धारण करता है, उसमें बेल सिर वाली सभी जातियों को बुलाने की एक विशेष क्षमता आ जाती है। इस छड़ी को धारण करने से व्यक्ति बेल सिर वाली जाति के 5000 लोगों को आदेश दे सकता है। तब झाओ हाई को समझ आया कि यह महज एक छड़ी नहीं थी। ये किसी शक्तिशाली प्रतीक की तरह थी, एक ऐसी छड़ी जिसे धारण करने पर पशु मानवों को आदेश दिया जा सके। वेल्स से मिला यह उपहार सस्ता नहीं था, लेकिन झाओ हाई का इसे वेल्स को लौटाने का कोई इरादा नहीं था। यह वो समय नहीं था जब लॉरा और बाकी लोग थे। वह अभी बीस्टमैन प्रेरी में था और उसका सामना बीस्टमैन से हो रहा था। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं थी। अगर कोई आपको कुछ उपहार में देता है तो आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उसी समय येल ने भी अपने सामान में से कुछ निकाला। वह एक चांदी की शीशी थी जिस पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई थी। वह बड़ी नहीं थी, बस झाओ हाई की हथेली जितनी ही थी। जानवरों जैसे इंसानों के लिए तो वह बहुत छोटी थी। येल ने झाओ हाई को शीशी भेंट करते हुए कहा, छोटे हाई, यह मेरा उपहार है। जब मैं छोटा था, मुझे एक बार एल्फ वन जाने का अवसर मिला था, जहां से मुझे ये शीशी मिली थी। लेकिन इसे कम मत समझना। इसके अंदर जीवन का तरल है, जो एल्फों के लिए विशेष रूप से अनमोल है। झाओ हाई चांदी की शीशी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा नहीं था कि उसने जीवन के तरल के बारे में कभी सुना ही ना हो, बल्कि उसने इसके बारे में कई बार सुना था, क्योंकि यह महाद्वीप पर बहुत प्रसिद्ध था। जीवन का तरल पदार्थ एल्फ्स के दिव्यपिंड जीवन वृक्ष से निकलने वाला एक तरल स्राव था। इसकी मात्रा अधिक नहीं थी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत व्यापक था। जीवन का तरल पदार्थ सहन शक्ति, युद्ध शक्ति और जादू को बहाल कर सकता था। यह विश्रण भी कर सकता था। यह एक अद्वितीय खजाना था जो पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध था। मानव जगत में यह वस्तु बाजार में बिकने योग्य नहीं थी और अनमोल थी, क्योंकि यह केवल कहानियों में ही मौजूद थी। इसे किसी ने देखा नहीं था और न ही किसी ने खरीदा था। यदि इसके उपयोग का कोई प्रत्यक्षदर्शी न होता तो लोग निश्चित रूप से इसे निराधार मनगढ़ंत कहानी मानते। झाओ हाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि येल विश्वविद्यालय उन्हें इसकी एक शीशी देगा। उनके लिए तो यह एक अनमोल वस्तु थी। उन्होंने येल विश्वविद्यालय को झुककर प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद श्रीमान येल। येल ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया, लेकिन झाओ हाई थोड़ा शर्मिंदा हो गया। मेंडेज के उपहार के अलावा येल और वेल्स के उपहार भी बेहद अनमोल थे। अगर वह बदले में उन्हें उपहार नहीं देता तो यह एक हद तक अस्वीकार्य होता। ये सोचकर झाओ हाई मुस्कुरा उठा। उसने उपहार में मिली तीनों चीजों को अंतरिक्ष में फेंक दिया और 3 स्थानिक थैलियां प्रकट हो गईं। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए 3 सामान्य दिखने वाले थैले उनके हाथों में थमाते हुए कहा, यह मेरी ओर से आपके लिए उपहार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नापसंद नहीं आएंगे। उन तीनों ने थैलियों पर एक नजर डाली। उन्होंने न तो उन्हें खोला और न ही कोई प्रतिक्रिया दिखाई। उन्होंने बस उन्हें सावधानीपूर्वक एक तरफ रख दिया। झाओ हाई को उनके हाव भाव देखकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ऐसा नहीं था कि वह ये देखना चाहता था कि वे कैसी प्रतिक्रिया देंगे।
अगर उन तीनों को उसकी भेंट पसंद नहीं आई तो वेल्स के साथ खून की कसम खाने के बाद भी वह उसे भाई नहीं मानेगा। लेकिन जाहिर है वह जरूरत से ज्यादा चिंता कर रहा था। जानवर जैसे दिखने वाले लोग वाकई इतने सीधे साधे होते हैं। वेल्स भले ही इतना हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन इंसानों की तुलना में वह भी एक मूर्ख ही लगता था। पशु मानवों की भूमि में भाइयों के बीच के रिश्ते को उपहारों से नहीं मापा जा सकता था। यहाँ तक कि अगर आप अपने भाई को ढेर सारा सोना देते और बदले में वह आपको घास का एक तिनका ही देता, तब भी आप नाराज नहीं हो सकते थे, क्योंकि आप भाई थे। झाओ हाई ने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाया और कहा, आप सभी को मैंने जो दिया है उसे संभाल कर रखना होगा। ये साधारण थैलियां नहीं है, बल्कि स्थानिक थैलियां हैं। प्रत्येक की क्षमता 10 घन मीटर तक है और इन्हें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। बस थैली की रस्सी ढीली कर दीजिए और इसका उपयोग हो जाएगा। उन तीनों ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने झटपट थैलियां निकाली और उन्हें ऐसे खोला जैसे उन्हें इसका बेसब्री से इंतजार था। प्रत्येक थैली पर एक मायावी जादुई आकृति प्रकट हुई। झाओ हाई ने तुरंत समझाया, जिस वस्तु को आप रखना चाहते हैं उस पर जादुई आकृति को इंगित करें और उसके बारे में सोचें। वह वस्तु स्वतः थैली में आ जाएगी। यदि आप उसे निकालना चाहते हैं तो बस थैली खोलें, उस वस्तु के बारे में सोचें जिसे आप निकालना चाहते हैं और आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। उन तीनों ने थोड़ी देर प्रयोग किया, अपनी थैलियों को देखकर पागलपन भरी मुस्कान बिखेरी और फिर उन्हें बड़ी सावधानी से रख दिया, मानो वे उनके जीवन की सबसे कीमती चीजें हों। वे इतने सजग लग रहे थे मानो अंडे के छिलकों पर नक्काशी कर रहे हों। झाओ हाई उन पर हंसे बिना नहीं रह सका और बोला, मैं तो यही कहूंगा कि आपको इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है। इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ आप उन थैलियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वेल्स ने झाओ हाई को एक अजीब नजर से देखा और कहा, सावधानी बरतने के बारे में तुम्हें क्या पता? अगर ये टूट गए तो क्या होगा? झाओ हाई ने हंसते हुए कहा, अगर वे ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए फिर से कुछ पहुंचा दूंगा। झाओ हाई के ऐसा कहते ही वे तीनों रुक गए और सीधे झाओ हाई की ओर देखने लगे, जिस पर झाओ हाई ने हैरानी से पूछा, क्या क्या बात है? वेल्स चिल्लाया और झाओ हाई पर झपटा। मेंडेस भी झपटा, जबकि ये उनके जितना तेज नहीं था, इसलिए वह बस एक तरफ खड़ा रहा और यह सब देखकर मुस्कुराया। वेल्स झाओ हाई के ऊपर बैठा था और उसे लगातार थप्पड़ मारते हुए पूछ रहा था, तुम मुझसे पूछते हो क्या बात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सवाल पूछने की, बदमाश? तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी अक्ल भरी हुई है? जब तुम उन्हें देते हो तो तुम्हें जरा भी तकलीफ क्यों नहीं होती? मेंडेस ने भी झाओ हाई को बख्शा नहीं। वेल्स की तरह वह भी झाओ हाई के सिर को गेंद की तरह इधर उधर पटक रहा था, जिससे झाओ हाई को बहुत चक्कर आ रहे थे। कुछ देर बाद वे दोनों खड़े हो गए और झाओ हाई चक्कर आने के बावजूद उठ खड़ा हुआ। उसने उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखा, मुझे तुम दोनों पर विश्वास नहीं हो रहा। जब मैं कहता हूं कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। याद रखो, मैं एक विचित्र कलाकार हूं। विचित्र कलाकार, समझे? वेल्स चौंक गया, अनोखे कलाकार? क्या आप खुद को एक कलाकार बता रहे हैं मेरे भाई? झाओ हाई ने इस पर सहमति में सिर हिलाया। वेल्स ने झाओ हाई की ओर एक शरारती मुस्कान के साथ देखा और कहा, अरे वाह, क्या तुम्हारी विचित्र कला का इन स्थानिक थैलियों के निर्माण से कोई संबंध है? तुम अनाज क्यों बेच रहे हो? इसके बजाय इन्हें ही बेच दो। झाओ हाई ने वेल्स को नाराजगी से देखते हुए कहा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैंने अभी अभी कहा कि मैं एक विचित्र कलाकार हूँ। मैंने कब कहा कि मैं ये थैलियां बना सकता हूँ? ये मुझे एक गुफा में मिली थी और वहां बस कुछ ही थी। लॉरा और 2 अन्य लोगों को देने के बाद अब सिर्फ ये 3 बची हैं। एक विचित्र कलाकार के रूप में मेरी शक्ति शवों को मरे हुए प्राणियों में बदलने और फिर उन्हें अपने स्थान पर रखने की है। तुम्हें क्या लगता है कि ये थैलियां और अनाज कहां से आए हैं? वेल्स और बाकी 2 लोगों ने झाओ हाई की बात पर सहमति जताई। उन्होंने पहले कभी भी स्थानिक उपकरणों को न तो देखा था और न ही उनका इस्तेमाल किया था, लेकिन ऐसा उपकरण बहुत शक्तिशाली नहीं होगा। अगर हर उपकरण की भंडारण क्षमता बहुत ज्यादा होती तो मनुष्य अब तक जानवरों से लड़ने के लिए घोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करने की जरूरत को ही खत्म कर चुके होते और भोजन को लौह दीवार किले तक पहुंचाने के लिए स्थानिक उपकरणों का ही इस्तेमाल करते। इस तरह जानवर किले को भेद नहीं पाते। मनुष्यों और पशु मानवों दोनों में विलक्षण प्रतिभा वाले कलाकार मौजूद थे। पशु मानवों के क्षेत्रों में इनकी संख्या काफी अधिक थी और इसी कारण वे एक समूह के रूप में बहुत सम्मानित थे। इसका कारण ये था कि उनकी विशेष क्षमताएं पशु मानव जनजातियों की काफी हद तक मदद कर सकती थीं। वेल्स ने झाओ हाई से पूछा, भाई, आपकी सहनशक्ति देखकर बहुत अच्छा लगा और मुझे ये पूछना है कि क्या आपके अंतरिक्ष में अर्गली और इसी तरह के अन्य जीव जंतुओं को रखा जा सकता है? झाओ हाई चौंक गया। उसने खुद झाओ हाई की बातों से वेल्स के इतने होशियार होने की उम्मीद नहीं की थी। यह उसकी उम्मीदों से परे था। अध्याय 255 योजना। वेल्स की ओर एक नजर डालने के बाद झाओ हाई ने सिर हिलाया, जरूर। आखिर मैं इतने सारे जादुई जानवरों और अर्गाली के बदले में ये सब क्यों लेना चाहूंगा? इन्हें इंसानी दुनिया में लाने में ही बहुत समय लग जाता है। वेल्स ने सिर हिलाते हुए कहा, वाह भाई, इस क्षमता के साथ हमें अब अनाज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चलो मटन का सूप पीते हैं। वह सचमुच खुश था कि जिस भाई की उसने अभी अभी प्रशंसा की थी वह इतना सक्षम था। दरअसल वेल्स स्वार्थी था जब उसने झाओ हाई के साथ सिर कलम करने की शपथ ली। उसका लक्ष्य झाओ हाई के पास मौजूद भोजन था और वह इसका इस्तेमाल झाओ हाई को अपनी युद्ध मशीन से बांधने के लिए करना चाहता था। हालांकि उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसने स्वयं भी सिर कलम करने की शपथ की शक्ति को कमाता था। ऐसा प्रतीत होता था कि शपथ लेते ही ये किसी के विचारों और भावनाओं को बदल सकती है। यह इतनी भयावह थी। मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों ने बहुत लंबे समय से सिर कलम करने की शपथ नहीं ली थी। इसी वजह से वेल्स ने इसकी शक्ति को कमाका था। उसके विचार में अगर उसका अपना भाई गैसोल उसे धोखा दे सकता है तो शपथ का क्या प्रभाव होगा। लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि शपथ इतनी कारगर साबित होगी।
अगर ऐसा न होता तो वह झाओ हाई को घोड़े की छड़ी न देता। यह उसके पिता से विरासत में मिली हरक्यूलिन बुल जनजाति की पुश्तैनी वस्तु थी, और वेल्स द्वारा झाओ हाई को घोड़े की छड़ी देने के कारण ही येल ने उसे जीवन का तरल पदार्थ दिया। अन्यथा येल ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा खजाना प्राप्त करना कितना कठिन था। सिर कलम करने की रक्त शपथ का एक और नियम यह था कि अनुष्ठान करने के लिए इस्तेमाल किए गए अर्गाली को उसी दिन खाया जाना चाहिए, इसलिए मटन का सूप वेल्स द्वारा मारे गए जानवर के मांस से बनाया गया था। अब झाओ हाई की एक अलग पहचान थी, वह वेल्स का रक्त भाई था। अंगरक्षकों ने तुरंत ही झाओ हाई को अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम किया। झाओ हाई ने उन्हें सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर मटन सूप के बर्तन की ओर चल पड़ा। पहले के विपरीत वेल्स ने अपने लोगों को छोटी मेजों को एक दूसरे के करीब रखने की अनुमति दी। बातचीत करते समय वे एक दूसरे के और करीब आ सकते थे। लॉरा और बाकी लोगों को अलग अलग छोटी मेजों पर बैठाया गया, क्योंकि अब उनकी पहचान भी बदल चुकी थी। अब अंगरक्षकों के लिए लॉरा आधी राजकुमारी के समान थी। लॉरा और बाकी लोगों को झाओ हाई द्वारा वेल्स के साथ सिर कलम करने की रक्त शपथ लेने पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इससे झाओ हाई को कोई खास नुकसान नहीं होता और वेल्स तो उन्हें बोनस के रूप में मिल ही जाता। अगर यह मामला सुलझ जाता तो बीस्टमैन प्रेरी में कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता। जब सब लोग बैठ गए तो अंगरक्षकों ने वेल्स के लिए दूध वाली शराब लाई। हालांकि अंगरक्षकों को कबीले में हुई घटना की जानकारी थी, फिर भी उनमें से किसी ने भी उसके साथ विश्वासघात नहीं किया, क्योंकि पशु पुरुषों के लिए यदि वे किसी को अपने अधीन करने योग्य समझते थे तो वे इतनी आसानी से विश्वासघात नहीं करते थे, भले ही उनके रिश्तेदार अभी भी कबीले में ही क्यों न हो। सच कहें तो वेल्स के मुंह में अभी भी खून की बदबू थी जब उसने दूध की शराब का एक घूंट पिया। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था, पर यह रोमांचक था और इससे उसके शरीर में उबाल आ रहा था। लेकिन उसे जल्दबाजी करने के बजाय चीजों के बारे में सोचना था। उसे अपनी भावनाओं को जल्द से जल्द शांत करना था। दूध की शराब का एक घूंट पीने के बाद वेल्स को बेहतर महसूस हुआ। उसने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, भाई, इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और कोई अच्छा उपाय ढूंढना होगा। अगर मैं गैसोल को नीचे गिराना चाहूं तो क्या करूं? अब जब उसने हरक्यूलिन बुल ट्राइब पर कब्जा कर लिया है तो मेरे लिए हालात बहुत खराब हैं। झाओ हाई को फिलहाल उतनी हिचकिचाहट नहीं थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अब वेल्स का खून का रिश्ता रखने वाला भाई था। वेल्स की मदद करना उसके लिए स्वाभाविक था। झाओ हाई ने सोच विचार करते हुए कहा, बड़े भाई, मुझे कबीले की स्थिति की अच्छी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको इसके लिए खुद पर ही निर्भर रहना होगा। वेल्स ने सिर हिलाते हुए कहा, अब जब गैसोल का नियंत्रण है, अगर हम अभी वहां गए तो समझो हम सीधे मौत के मुंह में जा रहे हैं। इसलिए हम तय की गई बात पर कायम रहेंगे, एक शाखा जनजाति ढूंढें, उनका समर्थन हासिल करें और फिर लौटाएं। मैं शिक्षक की भैंस जनजाति और लड़ाकू बैल जनजाति को ढूंढने की तैयारी कर रहा हूँ। शाखा जातियों में इन दोनों का उच्च स्थान है और इनका काफी प्रभाव है। येल इस बात पर सहमत हो गया, लेकिन झाओ हाई ने भौहें चढ़ाकर कहा, बड़े भाई, मुझे नहीं लगता कि यह सही है। आप जानते हैं कि भैंस और लड़ाकू बैल जनजातियों का बहुत प्रभाव है, तो क्या गैसोल को भी ये पता नहीं है? अगर शाखा जनजाति का समर्थन न होता तो गैसोल तख्ता पलट नहीं करता। पहले दूसरी बातों को छोड़ दें। गैसोल को यह अच्छी तरह पता होना चाहिए कि येल आपका गुरु है। अगर छठे भाई की हत्या नहीं हुई होती तो गैसोल को जरूर लगता कि उसने आपको ढूंढ लिया है। अगर आपको जनजाति में हुई घटनाओं की जानकारी है तो गैसोल को भी पता होगा। ऐसे में वह अतिरिक्त कदम क्यों नहीं उठाएगा? मुझे लगता है कि भैंस जनजाति या लड़ाकू बैल जनजाति में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है गैसोल बीच रास्ते में ही आपका इंतजार कर रहा हो, ताकि हमें सीधे मार सके। वेल्स और बाकी लोग चौंक गए, क्योंकि उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। सीधे शब्दों में कहें तो वेल्स ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी आग बबूला था। गैसोल ने इस बार हद पार कर दी थी। अपने ही पिता की हत्या करना और अपने भाई बहनों की उपेक्षा करना वेल्स के गुस्से की आग को और भड़का रहा था, जो उसके दिल से बाहर तक भड़क रही थी। इसीलिए वेल्स जल्द से जल्द गैसोल को सत्ता से हटाना चाहता था। लेकिन वेल्स एक बात भूल गया था, क्या गैसोल सिर्फ अपने आदमियों के दम पर सफल हो सकता था? उसके पिता, जो एक सरदार और कबीले के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, को गुप्त रूप से मार दिया गया था। गैसोल के पीछे किसी के समर्थन के बिना यह असंभव था। झाओ हाई के शब्दों ने वेल्स को सही मायने में शांत कर दिया। हालांकि वेल्स उन गिने चुने समझदार जानवरों में से एक था, लेकिन वह नफरत और गुस्से से अंधा हो गया था। अब वह सुधर रहा था। वेल्स ने गहरी सांस ली और कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली। उसने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो भाई। मैंने पहले हमेशा गैसोल को कम आंका था, इसीलिए अब मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि यह अजीब है। इस बार गैसोल की हरकतें और उसका सामान्य अंदाज एक जैसा नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मेंडेज अचानक बोला, मुझे एक बात पता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इसका इस घटना से कोई संबंध है या नहीं। गैसोल के कदम उठाने से कुछ समय पहले वह कुछ मानव व्यापारियों से गुप्त रूप से बातचीत कर रहा था। आप दोनों जानते हैं कि जब भी कबीले को मानव व्यापारियों से मिलना होता है तो ये हमेशा मेरा काम होता है। लेकिन वे मानव व्यापारी गैसोल से सीधे मिल रहे थे और वे हर बार जल्दी में आते जाते थे। छुपकर। वेल्स चौंक गया और बदले हुए भाव से पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि गैसोल ने उन मानव व्यापारियों के साथ मिलकर हमारे पिता को जहा दिया? उसमें इतनी धृष्टता थी। मेंडेज ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, छोटे सातवें, तुम्हें अभी तक स्थिति समझ नहीं आई है। जब से पिताजी ने तुम्हें घोड़े की छड़ी दी है, गैसोल पागल हो गया है। तुम जानते हो कि छड़ी केवल उत्तराधिकारियों को ही दी जाती है। तुम्हें छड़ी देने का मतलब था कि पिताजी ने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया था। गैसोल जानता था कि उसकी कोई उम्मीद नहीं है, तो वह इस हार को कैसे चुपचाप सह सकता था। इस समय उसके लिए कुछ भी करना कोई अजीब बात नहीं है। वेल्स का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कुछ न कह पाने की स्थिति में आह भरी। येल बोला, यह संभावना काफी हद तक सही है।
अगर किसी ने गैसोल को पीछे से उकसाया है तो हो सकता है उसने सच में कोई योजना बनाई हो। मुझे लगता है कि हम अभी भैंस और लड़ाकू बैल जनजातियों की तलाश में नहीं जा सकते। याद रखें कि सबसे बड़ी राजकुमारी और चौथी राजकुमारी भी लड़ाकू बैल जनजाति में है। अगर हम वहां गए तो गैसोल को सबसे पहले पता चल जाएगा, भले ही हमें पहले से कोई जानकारी न हो। येल की बात में दम था। वेल्स की चारों बहनें फाइटिंग बुल जनजाति में विवाहित थीं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी और चौथी बहन उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी और गैसोल के ज्यादा करीब थी। अगर वह फाइटिंग बुल जनजाति में जाता तो उसकी सबसे बड़ी बहन को पता चल जाता और वह गैसोल को जरूर सूचित कर देती। उसके बाद उसकी योजना आगे नहीं बढ़ पाती। वेल्स ने एक गहरी सांस ली। लगता है मैंने चीजों को बहुत सरलता से समझ लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, योजना अभी शुरू नहीं हुई है। कैसा रहेगा अगर हम पहले एक छोटी जनजाति का पता लगाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ें? मुझे नहीं लगता कि गैसोल हर जनजाति पर नजर रख रहा है ना? मेंडेज और येल इस बात पर हंस पड़े। जाहिर है गैसोल इतना सक्षम नहीं होता। दरअसल कोई भी शासक कबीला अपने सभी शाखा कबीलों पर नजर नहीं रख सकता था। न तो उनके पास पर्याप्त जनशक्ति थी और न ही इसकी कोई जरूरत। झाओ हाय हंसते हुए बोला, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बड़े भाई बेहतर होगा कि आप कबीले के उन लोगों से संपर्क करें जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और फिर उन्हें व्यापारियों की पहचान की जांच करने को कहें। पता करें कि क्या यह मामला उनसे जुड़ा है। अगर ऐसा है तो शायद ये खोज आपके लिए हथियार बन सकती है। उन्होंने सिर कलम करने की रक्त शपथ तो नहीं ली थी। वेल्स थोड़ा हंसा और सिर हिलाते हुए बोला, मैं इंतजाम कर लूंगा, लेकिन गैसोल मेरे सभी अधीनस्थों को जानता है। उन्हें भेजना उन्हें मौत के मुंह में भेजने के बराबर है। मुझे बाद में कोई मौका ढूंढना होगा। अच्छा छोटे हाई, चलो तुम्हें फाइटिंग बुल जनजाति के इलाके में भेजते हैं और उनसे व्यापार करवाते हैं, जबकि मैं घुसपैठ करके दूसरी बहन से मिलता हूँ। मैं उससे सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा, शायद वह मदद कर सके। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, इसमें कोई समस्या नहीं है, बशर्ते आप पकड़े न जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला समय शांतिपूर्ण नहीं होगा। छठे भाई का यहाँ आना ऐसी बात नहीं है जिसे गैसोल न देखे। मेरा सुझाव है कि आप तैयार रहें। वेल्स ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसने मेज पर रखी दूध वाली शराब उठाई और पूरी पी गया। अध्याय 256 उपकरण की आत्मा। बीस्टमैन शराब के बिना नहीं रह सकते थे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण उनके वाहन थे, दूसरे नंबर पर उनकी अगली बकरियां थी और तीसरे नंबर पर शराब थी। चाहे कोई भी अवसर हो, शराब हमेशा मौजूद रहती थी। मैदानों में सर्दियां ठंडी होती थीं, गर्मियों में भी रातें गर्म नहीं होती थीं। अगर उन्हें हर साल हर दिन अपने पशुओं को चराना पड़ता था और उनके पास शराब न होती तो वे मुश्किल में पड़ जाते। ये वही दिन था जब वेल्स और झाओ हाई ने सिर कलम करने की रक्त शपथ ली थी, इसलिए उन्होंने काफी मात्रा में शराब पी। शराब पीते समय उन्होंने गैसोल से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। गैसोल के विरुद्ध बल प्रयोग करना उचित नहीं था, क्योंकि अब वह हरक्यूलियन बुल जनजाति पर नियंत्रण कर चुका था। हरक्यूलियन बुल अपनी युद्ध शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उनसे सीधे टकराव करना स्वयं अपनी मृत्यु को दावत देने के समान था। वेल्स ऐसा नहीं करता, क्योंकि गैसोल चाहे जो भी करे वह और उसके अनुयायी उसी जाति के थे। यदि वेल्स गैसोल से कठोर तरीके से लड़ता तो इसका खामियाजा हरक्यूलियन बुलों को भुगतना पड़ता। वेल्स चाहता था कि हरक्यूलियन बुल शक्तिशाली बने, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ नहीं करता जिससे उसे स्वयं हानि हो और दूसरों को लाभ हो। हालांकि झाओ हाई वेल्स और अन्य लोगों को विचार देने में मदद कर सकता था, लेकिन उसकी मदद करने के तरीके सीमित थे। उनके मामलों में उसे समझ की कमी थी। झाओ हाई का समूह उस दोपहर अपने तंबू में लौट आया। उसने ज्यादा शराब नहीं पी, क्योंकि अब वह वेल्स का भाई था। परिवार के सदस्य जैसा होने का मतलब था कि वे एक दूसरे के प्रति ज्यादा सहज व्यवहार करते थे। अपने तंबू में लौटकर झाओ हाई ने अंतरिक्ष का जल एक बड़े गिलास भरकर पिया। शराब पीने के बाद अंतरिक्ष का जल पीने से वह जल्दी ही होश में आ जाता था और उसे आमतौर पर शराब पीने के बाद होने वाली बेचैनी भी नहीं होती थी। इसीलिए शराब के बाद अंतरिक्ष का जल पीना उसकी आदत बन गई थी। पानी पीने के बाद लौरा ने झाओ हाई की ओर देखा और पूछा, हाय भाई, क्या आप सचमुच वेल्स को सरदार बनने में मदद करने जा रहे हैं? झाओ हाई ने उसे कड़वी मुस्कान दी, मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं अब उसका सगा भाई हूँ, इसलिए मैं उसकी जितनी हो सके उतनी ही मदद कर सकता हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह मेरा सगा भाई बनना चाहेगा। ये शपथ भी बहुत खास है, बिल्कुल जू वान यन की रक्त शपथ की तरह। अगर आप ये शपथ लेते हैं तो सनसनी मच जाएगी। लौरा ने सिर हिलाया, नाम से ही पता चल जाता है। वेल्स की पूरी ताकत से मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वह सफल हो जाता है तो बीस्टमैन प्रेरी में हमारे दिन आसान हो जाएंगे। लेकिन मेंडेज ने जो कहा, गैसोल से मानव व्यापारियों के संपर्क का क्या मामला था? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी कुछ पता नहीं। आमतौर पर इंसान व्यापारी जानवरों के बीच के संघर्ष में दखल नहीं देते, क्योंकि अगर यह बात दूसरे जानवरों के कबीलों को पता चल जाए तो वे कभी भी मैदान में कदम नहीं रख पाएंगे। लेकिन उन्होंने गैसोल से संपर्क क्यों किया? क्या सच में उन्होंने गैसोल की हरकतों को हवा दी? वे किस शक्ति से जुड़े थे? लौरा ने भी भौहें चढ़ाते हुए कहा, जो इंसान बीस्टमैन प्रेरी में कदम रखते हैं वे आमतौर पर यह जानने की कोशिश नहीं करते कि कौन किस शक्ति से है, क्योंकि इससे आसानी से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन अब जब तुम वेल्स के रक्त भाई हो, अगर हम गैसोल को हरा देते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि वे व्यापारी किस शक्ति से संबंधित थे। भले ही हम अभी जांच न कर पाए, हम वेल्स को ये काम करने दे सकते हैं। तुम्हारी पहचान यहाँ काम आएगी। झाओ हाई मुस्कुराया, वेल्स का भाई बनने के कई फायदे दिखते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए अंतरिक्ष में चलते हैं और उनके उपहार देखते हैं। मुझे लगता है कि वे उपहार बहुत खास हैं। लौरा और बाकी लोग इस पर हंस पड़े। वे चारों पल भर में उस स्थान पर प्रकट हो गए। उपहार भंडारगृह में रखे थे, इसलिए उस स्थान से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे ही वे प्रकट हुए, कायर तुरंत उड़कर झाओ हाई के कंधे पर बैठ गई और बोली, छोटे मालिक, आहवेन बहुत ही निर्दयी है। वह मेरे साथ खेलती भी नहीं है।
झाओ वेन भी उड़कर आए और बिना हिले डुले ये आवाज किए झाओ हाई के सिर पर बैठ गई। झाओ हाई ने काए एर की ओर देखा और झुंझलाहट से पूछा, काए एर, क्या तुमने फिर से आह वेन के साथ शरारत की? काए एर बहुत शरारती थी, जबकि आह वेन बहुत ईमानदार थी, इसी वजह से काए एर उसे चिढ़ाती रहती थी। लेकिन आह वेन शांत स्वभाव की थी और उसे जरा भी गुस्सा नहीं आता था। ज्यादा से ज्यादा वह कुछ समय के लिए काए एर को नजरअंदाज कर देती थी। झाओ हाई ने कुछ अजीब बात देखी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने से पहले काए एर को बहुत नींद आती थी, लेकिन अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद ये बदल गया। वह न केवल सोती नहीं थी, बल्कि हर दिन बहुत ज्यादा सक्रिय भी रहती थी। काए एर खिलखिलाकर हंस पड़ी और झाओ हाई के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा कि वह उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसने बस इतना पूछा, मिस स्टोन हिल रिजॉर्ट में सब ठीक है ना? झाओ हाई और बाकी लोग वहां से चले गए थे, लेकिन काए एर एक शाखा वहीं छोड़ गई। ये रिजॉर्ट के बगीचे में लगे सफेद फलदार पेड़ के अंदर छिपी हुई थी। आम लोग इसे देख नहीं सकते थे। यह शाखा ग्रीनस्टोन हिल रिजॉर्ट की निगरानी के लिए थी, क्योंकि वे अभी भी फैंसिले परिवार के साथ सहयोग कर रहे थे, जो समय समय पर कुछ पीचलैंड उत्पाद प्राप्त करते थे। काए एर ने झाओ हाई के सवालों का जवाब देते हुए कहा, काफी सारे लोग लंबे समय से इस जगह पर नजर रख रहे हैं और उन्होंने अभी तक यहाँ से जाने का नाम नहीं लिया है। कुछ लोग चुपके से मिसस्टोन हिल में घुस गए थे, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, ध्यान रखना कि उन्हें कुछ पता न चले। अगर वे ज्यादा जबरदस्ती करें तो उन्हें खाद बना देना। काए एर ने उसकी बात पर ध्यान दिया। झाओ हाई ने पूछा, आयरन माउंटेन कैसल का क्या हाल है? क्या वह ठीक है? काए एर हंसते हुए बोली, वाह, आयरन माउंटेन कैसल ठीक है और दोनों अर्गाली की अच्छी देखभाल हो रही है। वे जादुई मूली के पत्ते भी खाते हैं और मेरे पत्ते भी खा लेते हैं। हम्फ। झाओ हाई मुस्कुराया और तभी मैंडेज का उपहार खंजर उसके हाथ में आ गया। झाओ हाई ने खंजर को म्यान से बाहर निकाला और पाया कि उसकी धार बेहद खूबसूरत और तीखी है। उसने उसे हल्के से छुआ और पाया कि वह छूने पर ठंडी है। इसका मतलब यह नहीं था कि खंजर की सामग्री ठंडी थी, लेकिन उसकी तीक्ष्णता से लोगों में सिहरन पैदा हो सकती थी। छुरी पर बादल जैसी आकृतियां बनी हुई थीं। ये न तो रंगी गई थी और न ही उकेरी गई थी। इन्हें धातु को गढ़ने की एक विशेष विधि से बनाया गया था। ये आकृतियां केवल धातु पर विशेष विधि से कई परतें चढ़ाने के बाद ही बन सकती थीं। लौरा ने झाओ हाई से कटार ली और उसे गौर से देखा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, यह किसी बौने कुशल लोहार की कारीगरी होनी चाहिए। बादल के पैटर्न वाली यह कटार बहुत कीमती है और इस महाद्वीप पर बहुत कम देखने को मिलती है। इस मामले में झाओ हाई जाहिर तौर पर लौरा जितना जानकार नहीं था, इसलिए उसने बस सिर हिलाया और खंजर को भंडारघर में रख दिया। चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, इस समय उसके किसी काम का नहीं था। खंजर को रखने के बाद झाओ हाई ने छड़ी निकाली। जैसे ही वह प्रकट हुई, अंतरिक्ष में सूचना की आवाज आई। सूचना की आवाज बंद होते ही झाओ हाई ने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को हिलते हुए महसूस किया और फिर छड़ी के ऊपर एक आभासी आकृति प्रकट हुई। आभासी आकृति 7 या 8 साल के बच्चे जैसी लग रही थी, जिसने 5 रंगों के कपड़े पहने हुए थे। वह आकृति बहुत बड़ी नहीं थी, लगभग छड़ी के आकार की ही थी। छड़ी खुद झाओ हाई के सामने खड़ी थी, जिससे उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। आभासी आकृति ने झुककर कहा, युवा स्वामी को प्रणाम। झाओ हाई को इस तरह की स्थितियों की आदत थी। वह जानता था कि यह अंतरिक्ष की एक और रचना ही होगी। उसे कोई आपत्ति नहीं थी और उसने बस सिर हिलाकर कहा, अब से हम तुम्हें मुएर कहेंगे। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें फार्म तक ले चलता हूँ। मुएर ने आवाज करते हुए बात मान ली और फिर बिना हिले डुले सांप की तरह झाओ हाई की कमर पर चढ़ गई। काए एर झाओ हाई के कंधे से नीचे उतरी और इस आभासी आकृति को उत्सुकता से देखने लगी। वह मुएर को छूना चाहती थी, लेकिन मुएर बच निकली। काए एर जितना ज्यादा कोशिश करती, मुएर उतना ही ज्यादा विरोध करती। दोनों झाओ हाई के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। लौरा और बाकी लोग उन दोनों पर हंस पड़े। अब वे अंतरिक्ष की शक्तियों से लगभग अप्रभावित हो चुके थे। झाओ हाई इस अद्भुत छड़ी को पाकर बहुत खुश था। काए एर और मुएर के खेल कूद के बारे में झाओ हाई ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर में झाओ वेन के भी खेल में शामिल होते ही उसका चेहरा चमक उठा। झाओ हाई ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और जल्द ही जीवन का तरल पदार्थ से भरी शीशी उसके हाथ में आ गई। सूचना की आवाज फिर से आए। झाओ हाई चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन के तरल में इतने सारे गुण हो सकते हैं। मरे हुए पौधों को पुनर्जीवित करने की क्षमता तो वाकई अद्भुत थी। बाद में वह कुछ विशेष मरे हुए पौधे प्राप्त कर सकता था और अंतरिक्ष के पानी का उपयोग करके उन्हें पुनर्जीवित कर सकता था। उसे अंतरिक्ष में पौधों की कमी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसमें थोड़ी समय सीमा थी, लेकिन ये काफी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चून की जीवन का तरल अब अंतरिक्ष के जल स्रोत के साथ मिल गया था, इसलिए अब से उसके पास इसका एक अंतहीन स्रोत होगा। अध्याय 257 आयरन माउंटेन कैसल में परिवर्तन। जीवन का तरल पदार्थ पूरे महाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध था। अगर लोगों को पता चलता कि झाओ हाई के पास इसका एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत है, तो वह निश्चित रूप से बहुत ईर्ष्या का पात्र बन जाता। लेकिन जो बात झाओ हाई को सबसे ज्यादा समझ में नहीं आ रही थी, वह ये थी कि उसने कभी किसी को जीवन के तरल का उपयोग करके पौधों को पुनर्जीवित करते हुए नहीं देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि अंतरिक्ष के कारण जीवन के तरल में कोई परिवर्तन आ गया हो? येल ने झाओ हाई को जो शीशी दी थी, वह उसकी हथेली जितनी ही बड़ी थी। उसका मुंह आयताकार था, ठीक वैसे ही जैसे उसने पृथ्वी पर पहले शराब की बोतलों में देखा था। शीशी पर ढेर सारी नक्काशी थी, जिससे वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। लौरा ने शीशी को देखा और कहा, यह शीशी तो मानो परियों की बनाई हुई लगती है। परियों को प्रकृति से गहरा प्रेम होता है और कला के मामले में उनके उच्च मानदंड होते हैं। कला की हर कृति इतनी उत्कृष्ट होनी चाहिए कि उसे महान कहना भी मुश्किल हो, और उनमें से अधिकतर प्रकृति की छाप पर आधारित होती हैं। ये नक्काशी देखो, क्या ये लताओं जैसी दिखती है?
हर पत्ती को इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि जाले साफ दिखाई देते हैं। शीशी पर परियों के लिए खास जादुई आकृति भी बनी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका क्या काम है। झाओ हाई ने नक्काशी को ध्यान से देखा। वे वाकई खास थी, लेकिन उन्हें जादुई संरचना के बारे में पता नहीं था। अंतरिक्ष ने उन्हें इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी थी, इसलिए उन्हें ये वास्तव में जादुई संरचना नहीं लग रही थी। झाओ हाई को शीशी बहुत पसंद आई। उसने उसे हल्के से हिलाया और देखा कि उसमें अभी भी आधा जीवनद्रव्य बचा हुआ है। अब यह उसके लिए दुर्लभ नहीं था, इसलिए उसने सारा पी लिया और होठों को चाटा। जीवन का ये तरल पदार्थ साधारण पानी की तरह बेस्वाद नहीं था। इसका स्वाद बहुत ही खास था। इसे कैसे कहें, इसका स्वाद कुछ ऐसा था जैसे वसंत ऋतु में घने जंगलों में पेड़ों की वृद्धि के बीच होने का एहसास। ताजगी भरा और प्राकृतिक। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, बुरा नहीं है, आप सभी को इसका स्वाद चखना चाहिए। सीधे झरने से लाया गया है। लौरा और बाकी लोग झरने का पानी चखने से पहले उस बात पर हंसे। इतना ताज़ा स्वाद महिलाओं के लिए बहुत उपयुक्त था। झाओ हाई उन्हें फार्म पर ले आया। कायर एक वनस्पति परी होने के कारण फार्म का प्रबंधन नहीं कर सकती थी, इसलिए झाओ हाई को फार्म के अधिकांश मामलों को स्वयं संभालना पड़ा। यह अच्छा हुआ कि मुएर अभी साथ आ गई। अब वह फार्म के मामलों को मुएर पर छोड़ सकता था। झाओ हाई ने खेत का प्रबंधन सौंपने से पहले मुएर को आसपास के वातावरण से परिचित होने दिया। वास्तव में ऐसा करना अनावश्यक था। उसे यह नहीं पता था कि मुएर के आने का कारण गन्ना की विशिष्टता थी। छड़ी का शरीर परिष्कृत सोने, मित्रिल और कई अन्य उच्च श्रेणी के जादुई पशु कंडराओं से बना था, जबकि छड़ी की पकड़ आत्मा की हड्डी से बनी थी। इस महाद्वीप पर आत्मा की हड्डियां दुर्लभ थीं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि इनके बारे में केवल कुछ ही लोग जानते थे। संयोगवश किसी को वह आत्मा की हड्डी मिल गई जिसका उपयोग इस छड़ी के निर्माण में किया गया था। उस व्यक्ति को लगा कि यह हड्डी बहुत खास और मजबूत है, इसलिए उसने इसे छड़ी का आधार बना दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि आत्मा की हड्डी में एक विशेष क्षमता थी जो आत्माओं को समाहित करने की थी। आत्माओं को समाहित करने का अर्थ था कि किसी मृत व्यक्ति की आत्मा को हड्डी में समाहित किया जा सकता था, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि आत्मा कभी लुप्त नहीं होगी। उचित अवसर मिलने पर जब कोई उपयुक्त पात्र मिल जाता था तो आत्मा को हड्डी से निकालकर शरीर में डाला जा सकता था और उस व्यक्ति को पुनर्जीवित माना जाता था। हालांकि आक महाद्वीप पर ऐसा कोई जादू नहीं था जिससे ऐसा किया जा सके, क्योंकि वहां ऐसे कोई जादुई जीव नहीं थे जो आत्मा की हड्डियां उत्पन्न कर सके, इसलिए उनके बारे में किसी को भी जरा भी जानकारी नहीं थी। असल में आत्मा की हड्डियों में एक और क्षमता थी जो धीरे धीरे स्वयं ही चेतना प्राप्त करने की थी, लेकिन उस चेतना को आत्मा नहीं कहा जा सकता था क्योंकि वह बहुत कमजोर होती। अंतरिक्ष के लिए आत्मा की हड्डी एक खाली कंप्यूटर की तरह होगी। बस उसमें कुछ प्रोग्राम डाल दें और कंप्यूटर सामान्य रूप से काम करने लगेगा। अंतरिक्ष में हुए परिवर्तनों के कारण ही मुएर प्रकट हुई थी। क्योंकि मुएर को अंतरिक्ष द्वारा बनाया गया था, इसलिए फार्म से संबंधित सभी जानकारी सीधे मुएर में दर्ज की गई थी, जो झाओ हाई के ज्ञान से परे थी। इसके लिए उसे परिचित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि कायर फार्म का प्रबंधन नहीं कर सकती थी, मुएर खेत का प्रबंधन नहीं कर सकती थी और झाओ वेन इनमें से किसी में भी दखल नहीं दे सकता था। लेकिन वे तीनों इन दोनों जगहों के बीच बेफिक्र होकर आ जा सकते थे। खासकर चंचल कायर, जो मुएर के पीछे पीछे घूमती रहती थी और उसे चिढ़ाती रहती थी, मानो कोई बच्चा नया खिलौना पाकर खुश हो गया हो। फार्म में मामलों को निपटाने के बाद झाओ हाई और बाकी लोग आयरन माउंटेन कैसल लौट आए। ग्रीन उस समय वहीं था। जब तक कोई जरूरी बात ना हो, ग्रीन और बाकी लोग उस जगह में नहीं आते थे। यहां तक कि क्रून ने भी महल में एक प्रयोगशाला स्थापित कर रखी थी। आखिरकार मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उन्हें दूसरों से संवाद करने की आवश्यकता होती है। ग्रीन और कुंजेन की उम्र और अनुभव लगभग एक जैसे थे, इसलिए दोनों की आपस में अच्छी बनती थी। बीस्टमैन प्रेरी में कोई समस्या न होने के कारण दोनों को आयरन माउंटेन कैसल में रखा गया था, जिससे उन्हें आसपास के वातावरण के बारे में अधिक जानने का अवसर मिला, ताकि वे उस स्थान को एक महत्वपूर्ण और अभिन्न आधार बनाने के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। उन दो बुद्धिमान वृद्धों को ये बात स्पष्ट रूप से पता थी कि झाओ हाई और अन्य लोग चाहे जहां भी जाएं, ब्लैक वेस्टलैंड्स ही उनकी जड़ें थीं और बुढ़ा परिवार के विकास की नींव थी। अंतरिक्ष उन्हें सहायता प्रदान कर सकता है, लेकिन अगर झाओ हाई चला गया तो बुढ़ा परिवार किस पर निर्भर रहेगा? उनके पास केवल ब्लैक वेस्टलैंड्स ही विकल्प हो सकता है। किले में पहुंचने पर झाओ हाई और बाकी लोगों ने देखा कि ग्रीन और कुंजेंग वहां नहीं थे। यहां तक कि मेलिन भी गायब थी। उन्हें ब्लॉकहेड से पता चला कि तीनों बड़े बुजुर्ग भूमिगत झील में गए थे। फिर वे पहाड़ में स्थित भूमिगत झील की ओर गए, लेकिन उन्हें वहां बुजुर्ग नहीं मिले। झाओ हाई चिंतित नहीं हुआ। इस समय ब्लैक वेस्टलैंड्स काफी सुरक्षित था, इसलिए कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। हो सकता है कि वे कहीं और चले गए हों। झाओ हाई और बाकी लोग किले के आसपास लौट आए। चावल पीसने का कारखाना सामान्य रूप से चल रहा था और तेल निकालने का कारखाना भी। नीली आंखों वाले खरगोशों का पालन पोषण अच्छे से हुआ था, जबकि दोनों अर्गाली एकदम स्वस्थ थे और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हालांकि महल के बाहर ठंड बढ़ गई थी, लेकिन अंदर के तापमान में कोई गिरावट नहीं आई थी। सायर के इंद्रधनुषी फूलों के कारण महल के अंदर का तापमान अधिक था। जलवायु के कारण बाहर की उपजाऊ मिट्टी में बुवाई संभव नहीं हो पाए और घाटी में मक्का की फसल कट चुकी थी। हालांकि झाओ हाई को एक नया विचार आया। उसने कायर को घाटी में एक शाखा छोड़ने के लिए कहा, ताकि वहां का तापमान बढ़ जाए और उस भूमि पर दोबारा बुवाई की जा सके। महल में इस समय काफी चहल पहल थी, क्योंकि एक और जोड़े का विवाह हुआ था। बेशक पहले की तरह ही झाओ हाई ने उनके लिए विवाह समारोह आयोजित किया और उन्हें विवाह प्रमाण पत्र दिया, साथ ही उनकी सामान्य नागरिक की स्थिति भी बहाल कर दी। झाओ हाई नहीं चाहता था कि गुलाम हमेशा के लिए गुलाम ही रहें। केवल गुलामों के सहारे सेना का भरण पोषण नहीं किया जा सकता था, इसलिए झाओ हाई को गुलामों को आम नागरिक बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी। झाओ हाई को इस बात की चिंता नहीं थी कि गुलाम नागरिक पहचान हासिल करने के बाद भाग जाएंगे।
वे अपने चिन्हों के कारण भाग ही नहीं सकते थे। ब्लैक वेस्टलैंड्स के बाहर कोई भी उनकी नागरिक पहचान को स्वीकार नहीं करता। उन्हें भगोड़े गुलाम समझकर पकड़ लिया जाता। गुलाम बहुत संतुष्ट थे, न केवल इसलिए कि झाओ हाई ने उन्हें नागरिक दर्जा दिया था, बल्कि इसलिए भी कि उसने उन्हें जमीन और घर दिए थे। झाओ हाई के कामों में मदद करने से उन्हें खर्च करने के लिए पैसे मिलते थे। यह तो तय था कि अब उन्हें खाना और सब्जियां खाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन कीमतें कम थीं। वे जरूरत की चीजें और अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए पैसे बचा सकते थे। अब आयरन माउंटेन कैसल में पहली दुकान स्थापित हो चुकी थी, लाइकोरिस फ्री मार्केट। वहां केवल एक ही व्यक्ति पहरा दे रहा था, और वह था जू। इस बाजार को झाओ हाई ने पृथ्वी पर मौजूद सुपरमार्केट की तर्ज पर डिजाइन किया था। ब्लॉकहेड और रॉकहेड रोजाना कुछ गुलामों को सामान भरने के लिए बेचते थे, जबकि नियमित समय में केवल जू ही पहरा देती थी। चाहे गुलाम हो या आम नागरिक, कोई भी आकर सामान खरीद सकता था, और कीमतें भी एक जैसी ही थीं। जू को भुगतान केवल प्रवेश द्वार पर ही मिलता था, इसलिए हर कोई अपनी पसंद का सामान खरीदता और जू को भुगतान कर देता था। लॉरा ने इससे पहले कभी ऐसी दुकान के बारे में नहीं सुना था। उसे लगा कि यहाँ तो सामान चोरी होने का पूरा चांस है, लेकिन झाओ हाई ने फिर भी दुकान खोल दी। उसे हैरानी इस बात की थी कि बाजार खुलने के बाद से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। एक सुई तक गुम होने की कोई रिपोर्ट नहीं थी। केवल लॉरा ही नहीं, झाओ हाई भी आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि गुलाम, जो कुछ ही समय के लिए आम नागरिक बने थे, उनमें इतना दृढ़ संकल्प होगा। उन्हें यह नहीं पता था कि गुलामों को पैसे दिए जाने और आम नागरिकों जैसी पहचान मिलने की वजह से ही वे चोरी नहीं करते थे। उनके लिए आम लोगों की तरह चीजें खरीद पाना भी एक खुशी थी। उन्हें पहले ऐसा करने का मौका नहीं मिला था। अब जब उन्हें यह मौका मिल गया था, तो जाहिर है वे इसे जाने नहीं देते। झाओ हाई ने पैसा कमाने के लिए यह बाजार नहीं बनवाया था। उनकी इच्छा थी कि उनके राज्य के नागरिक सामान्य जीवन जी सकें। खरीद फरोख्त करना तो आम आदमी का काम होता है। वे नहीं चाहते थे कि उनके राज्य के लोग नागरिक होते हुए भी गुलामी का जीवन जिएं। आयरन माउंटेन कैसल इस समय बिल्कुल असली किले जैसा दिख रहा था। चावल पीसने और तेल निकालने के कारखानों में अपनी शिफ्ट पूरी करने वाले गुलाम काम के बाद किले के अलग अलग हिस्सों में खरीदारी करने या आपस में गपशप करने जाते थे। उनका जीवन चिंता मुक्त था। झाओ हाई महल की वर्तमान स्थिति से बहुत संतुष्ट थे। वे जानते थे कि बदलाव धीरे धीरे ही आते हैं। जब वे पहली बार यहाँ आए थे तब ऐसा करना असंभव था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया था। झाओ हाई और बाकी लोग महल के बैठक कक्ष में बैठे थे। लॉरा ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे अभी भी यहाँ अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ घर जैसा महसूस होता है। झाओ हाई हंसते हुए बोला, बेशक, तुमने यहाँ सब कुछ खुद ही व्यवस्थित किया है। जाहिर है तुम्हें यहाँ घर जैसा ही लगता होगा। हाँ। दादा कुंझेंग और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? लॉरा हंस पड़ी, कोई बात नहीं। अगर उन्होंने कहा कि वे पहाड़ में स्थित झील पर गए थे, तो वे वहीं होंगे। मुझे लगता है कि वे ये देखने गए होंगे कि वह कितनी लंबी है और उसका स्रोत कहाँ है। वे इस इलाके को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने सुना है कि वे एक नक्शा बनाना चाहते हैं, जिसमें पहाड़ की दिशा, उसका भूभाग और हमारे आसपास की हर चीज का विस्तृत विवरण होगा। ये हमारा घर है, इसलिए हमें इसे अच्छी तरह से समझना चाहिए। तभी बाहर से कुंझेंग की आवाज आए। कुंझेंग, ग्रीन और मेलिन के अंदर आते ही झाओ हाई और बाकी लोग तुरंत खड़े हो गए। तीनों चौंक गए और फिर ग्रीन ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या हुआ? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कुछ भी नहीं। हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने काम निपटा लिए थे, इसलिए वापस आ गए। जब वे सब बैठ गए तो लॉरा ने पिछले कुछ दिनों में घटी घटनाओं का वर्णन ग्रीन, कुंझेंग और मेलिन को किया, जो चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैदान में इतने कम समय में इतनी सारी घटनाएं घटित हो जाएंगी। जब लॉरा ने अपनी बात खत्म की तो ग्रीन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, युवा मालिक, क्या आपने सचमुच उस वेल्स के साथ सिर कलम करने की रक्षा पतली थी? क्या ये कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं थी? झाओ हाई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कोई चारा नहीं था। अगर मैं सहमत नहीं होता तो वेल्स के साथ सहयोग टूट जाता। फिलहाल लगभग सभी बड़ी जनजातियों के अपने अपने दीर्घकालिक सहयोगी व्यापारी हैं, इसलिए हम दखल नहीं दे सकते। अगर हम यह मौका गंवा देते तो पता नहीं मैदानी इलाकों में हमारा कारोबार कब तक सफल होगा, इसलिए मैंने जोखिम उठाने का फैसला किया। कुंझेंग ने झाओ हाई के काम से सहमति जताई। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि छोटे हाई ने सही किया। हरक्यूलियन बुल जनजाति का मैदानी इलाकों में काफी दबदबा है। आम लड़ाकू जनजातियां उनके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेगी। यहाँ तक कि उच्च कोटि की लड़ाकू जनजातियां भी हरक्यूलियन बुल को सम्मान देती हैं। अगर हम उनसे संबंध बना लेते हैं तो मैदानी इलाकों में हमारे कारोबार के लिए अच्छा होगा। मैंने इस सिर कलम करने की रक्षा शपथ के बारे में पहले भी सुना है। ये पशु पुरुषों के लिए सबसे महत्वपूर्ण शपथों में से एक है। अगर वेल्स ने ये शपथ लेने की हिम्मत की है तो इसका मतलब है कि छोटे हाई के प्रति उसके मन में कोई बुरी भावना नहीं है। इतना ही काफी है। झाओ हाई ने सिर हिलाया। कुछ कहने ही वाला था कि उसका चेहरा बदल गया। हमें वापस जाना होगा। अभी अभी मरे हुओं ने देखा कि खूनीबाज लौट आया है। कुछ गड़बड़ हो सकती है। ग्रीन, कुंझेंग और मेलिन को विदाई देने के बाद वह लॉरा और बाकी लोगों को लेकर मैदान में बने शिविर स्थल पर वापस चला गया। अध्याय 258, एक जीतने का मौका। झाओ हाई और बाकी लोग तंबू के अंदर आते ही उससे बाहर निकल गए। आसमान में एक खून से लथपथ बाज चक्कर लगा रहा था। झाओ हाई ने ब्लड हॉक की हरकतों को देखकर कहा, इस तरफ लोग आ रहे हैं। लगभग 2000, जिनमें से अधिकतर घुड़सवार हैं। ओह, लगता है उनके साथ हवाई टोही सैनिक भी हैं। लॉरा और बाकी लोग हैरान रह गए और फिर समझ न पाने की भावना से झाओ हाई की ओर देखने लगे। झाओ हाई हंसते हुए बोला, खूंखार बाज ने पता लगाया है कि 2 उड़ने वाले बाज हैं जो घुड़सवार सेना की मदद कर रहे हैं। मैं जाकर बड़े भाई को बता देता हूँ। तुम लोग भी तैयारी कर लो। लॉरा और बाकी लोगों ने सिर हिलाकर सहमति दी और झाओ हाई वेल्स के शिविर की ओर दौड़ पड़ा।
वेल्स और उसके लोग आराम कर रहे थे और आसमान में अंधेरा छा रहा था। वे रात में जल्दी आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए वे आराम करने के लिए अपने तंबुओं में वापस चले गए थे। हालांकि उन्होंने उस दिन ज्यादा शराब नहीं पी थी, फिर भी खराब मूड के कारण उन्हें थोड़ा नशा हो गया था। खराब मूड में शराब पीने से नशा होना आम बात है। वेल्स के दिमाग में कुछ धुंधला सा था। कोई लड़ाई तो नहीं हुई थी, लेकिन वह थका हुआ महसूस कर रहा था। ये थकावट दिल की थी। उसे बिस्तर पर ही नींद आने में बस थोड़ी सी शराब ही काफी थी। लेकिन वेल्स चैन से नहीं सो रहा था। उसे एक बुरा सपना आ रहा था। यह उसके अपने पिता के बारे में एक बुरा सपना था जो उससे बदला लेना चाहते थे। जल्द ही उसने गैसोल के बारे में सपना देखा जो उसका पीछा कर रहा था। ठीक उसी समय झाओ हाई शिविर स्थल पर पहुंचा। पहरा दे रहे अंगरक्षकों ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसका अभिवादन किया। झाओ हाई की वर्तमान पहचान वेल्स के रक्षाक्षित भाई के रूप में थी। झाओ हाई जल्द ही वेल्स के तंबू के बाहर पहुंच गया, जिसकी रखवाली केवल एक व्यक्ति कर रहा था। यह व्यक्ति वास्तव में वेल्स की रखवाली नहीं कर रहा था, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वेल्स के आदेशों को पहुंचाने के लिए तैयार था। उस व्यक्ति ने तुरंत झाओ हाई को प्रणाम किया। झाओ हाई ने सिर हिलाया, लेकिन वह तंबू में नहीं गए। उन्होंने पूछा, बड़े भाई क्या कर रहे हैं? अंगरक्षक ने उत्तर दिया, युवक विश्राम कर रहे हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, जाओ और बड़े भाई को जगाओ। मुझे एक जरूरी बात कहनी है, इसलिए जल्दी करो। तुम्हें उन्हें हर हाल में जगाना ही होगा। जब अंगरक्षक ने झाओ हाई के चेहरे की गंभीरता देखी तो वह बिना देरी किए तंबू के अंदर भाग गया। तभी झाओ हाई की बातें सुनकर मेंडेज और येल अपने तंबू से बाहर आ गए। वे वेल्स की तरह गहरी नींद में नहीं सोए थे। झाओ हाई के चेहरे पर गंभीरता देखकर येल का भाव बदल गया। वह उसके सामने खड़ा हो गया और पूछा, छोटे हाई क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ हुई? क्या अनाज में कुछ गड़बड़ है? येल को इस समय अनाज की ही चिंता थी, इसलिए उसने मान लिया कि अनाज में कुछ गड़बड़ हुई है। येल द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर मेंडेज तनावग्रस्त हो गया। वह जानता था कि झाओ हाई के कब्जे में मौजूद अनाज उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कुछ और बात है। उसके बाद वेल्स ने कहा, छोटे हाई क्या बात है? अंदर आओ। झाओ हाई येल और मेंडेज के साथ तंबू में दाखिल हुआ। वेल्स अभी अभी उठा था और पानी पी रहा था। उसे सिर में दर्द महसूस हो रहा था। झाओ हाई जल्दी से उसके सामने आया और बोला, बड़े भाई दुश्मन आ रहे हैं। उनकी संख्या 2000 है। वे सभी हठी घुड़सवार सेना है। वेल्स और बाकी लोग स्तब्ध रह गए और उन्होंने उलझन भरी निगाहों से झाओ हाई की ओर देखा। झाओ हाई उनकी शक्ल देखकर समझ गया कि वे सोच रहे होंगे कि उसे यह जानकारी कहां से मिली। झाओ हाई ने आगे कहा, आप कैसे भूल सकते हैं बड़े भाई? मेरे पास एक जादुई बाज है। ये हवाई जासूसी कर सकता है। दुश्मन सिर्फ 2000 की संख्या में ही नहीं है, उनके लिए जासूसी करने वाले 2 उड़ने वाले जादुई जीव भी हैं। अगर मेरा ये जादुई बाज न होता तो शायद हम ही सबसे पहले पकड़े जाते। झाओ हाई की बात सुनकर वेल्स का चेहरा बदल गया। उसने पूछा, आपने कहा था कि दुश्मनों के पास 2 उड़ने वाले जादुई जानवर हैं। झाओ हाई ने हाँ में सिर हिलाया। वेल्स का चेहरा और गंभीर हो गया। वे आ गए हैं। लगता है वे छठे भाई का पीछा कर रहे हैं। मेंडेज के चेहरे पर भी उदासी छा गई। मैंने गैसोल को कम आंका था। ऐसा लगता है कि उन्हें वाकई एक सक्षम पार्टी का समर्थन प्राप्त है, अन्यथा इतनी हलचल नहीं होती। झाओ हाई ने उन्हें समझ न आने वाली निगाहों से देखा। येल ने झाओ हाई के चेहरे पर संदेह देखा और शांत भाव से बोला, मैदान में सभी जानते हैं कि गैसोल 2 उड़ने वाले जादुई जानवरों को पालता है। वह लंबे समय से इन जादुई जानवरों को पाल रहा है और ये जानवर उसके लिए जासूसी का काम करते हैं और उसके दुश्मनों का पता लगाते हैं। उसने इन 2 जादुई जानवरों का उपयोग करके कबीले के लिए कई युद्धवीरतापूर्ण कार्य किए हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाया और फिर वेल्स से कहा, चिंता मत करो बड़े भाई, मैं अपने मायावी जानवरों को भेजकर उन दोनों जादुई जानवरों को अपन कर दूंगा। वेल्स ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नन्हे हाई, तुम्हारे मायावी जीव उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वे दोनों जादुई जीवों की उपशाखाएं हैं। ज्वाला पक्षी, उनकी शक्ति स्तर 5 के जादुई जीवों के बराबर है। झाओ हाई मुस्कुराया और तंबू से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने जोर से आवाज लगाई और कुछ ही देर बाद आसमान से 5 खूनीबाज नीचे आ गए। दरअसल इन खूनीबाजों को गुप्त रूप से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। वह वेल्स और अन्य लोगों के संदेह से बचने के लिए केवल उन्हें बुलाने का नाटक कर रहा था। झाओ हाई ने आकाश में उड़ रहे खूनीबाजों को इशारा किया और एक तीखी चीख के साथ वे दूर उड़ गए। पलक झपकते ही वे आकाश में गायब हो गए। झाओ हाई ने वेल्स और अन्य लोगों की ओर मुड़कर कहा, चिंता मत करो बड़े भाई, वे थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे और मेरा आदेश था, मुझे वे जीवित चाहिए। वेल्स ने हैरानी से झाओ हाई की ओर देखा और कहा, मैं कहता हूं मेरे भाई, क्या तुम सचमुच उन्हें जिंदा रखना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि यह कितना मुश्किल होगा? वे 5वें स्तर के जादुई जीव हैं। झाओ हाई हंसते हुए बोला, बहुत बढ़िया, मैंने पहली बार ज्वाला पक्षी देखे हैं। मैं इन्हें पकड़ लूंगा ताकि घर पर मेरे सीनियर इनका अध्ययन कर सके। हाँ, चलो एक को भूनते हैं। वेल्स हंस पड़ा और फिर सिर हिलाते हुए बोला, भाई मुझे सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुम सच में इतने आश्वस्त हो? मेंडेज और येल भी झाओ हाई पर नजर रखे हुए थे। वे जानते थे कि महाद्वीप पर मायावी जीवों को आमतौर पर जादुई जीवों जितना सम्मान नहीं दिया जाता था। ये सर्वविदित था कि मायावी जीव जादुई जीवों के विरुद्ध विजय प्राप्त नहीं कर सकते। केवल 5 मायावी जीवों को 2 जादुई जीवों से निपटने के लिए भेजने के बावजूद झाओ हाई का इतना आत्मविश्वास होना उनकी कल्पना से परे था। झाओ हाई ने बस मुस्कुराते हुए उनसे कहा, उनकी चिंता मत करो, चलो सोचते हैं कि उन 2000 लोगों से कैसे निपटना है। वे लगभग 2 घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। क्या हम यहाँ से चले जाएंगे या लड़ेंगे? वेल्स कुछ देर के लिए निष्क्रिय रहा और फिर बोला, 2 घंटे। अगर हम भाग भी जाएं तो वे हमें पकड़ सकते हैं। हम सिर्फ लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 400 लोग हैं।
मेंडेज ने उदास चेहरे के साथ कहा, कैसा रहेगा छोटे सातवें? 100 अंगरक्षकों के साथ यहाँ से निकल जाओ। मैं उन्हें यहाँ तब तक रोके रखूंगा जब तक जरूरी हो। किसी दूसरे कबीले के इलाके में जाकर कुछ समय के लिए छिप जाओ और गैसोल से निपटने का तरीका निकालने के लिए दूसरे शाखा कबीलों से संपर्क करो। वेल्स ने मेंडेज की ओर देखा। वह जानता था कि मेंडेज उसकी मदद करने के लिए खुद को कुर्बान करने की कोशिश कर रहा है। मेंडेज के सुझाव से वेल्स सचमुच भावुक हो गया था, लेकिन वह उसे ऐसा करने नहीं दे सकता था। येल ने मेंडेज के फैसले से सहमति जताई। जनजाति में मेंडेज का पद वेल्स जितना ऊंचा नहीं था। वेल्स गैसोल से निपट सकता था क्योंकि वह सरदार पद का उम्मीदवार रह चुका था, जबकि मेंडेज नहीं। इस स्थिति में वेल्स को जाने देना बदला लेने की उम्मीद को बनाए रखने जैसा था। अगर वेल्स यही रहता तो उसकी भी यही मृत्यु हो सकती थी और फिर बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं बचती। झाओ हाई को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे जब उसने देखा कि वे तीनों ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो जीवन और मृत्यु के बीच उनका रिश्ता टूट रहा हो। उसने बस अपना सिर खुजाया और कहा, मैं इस माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि हमारे पास बचने का मौका है। वेल्स, मेंडेज और येल झाओ हाई को खाली निगाहों से देख रहे थे। तभी झाओ हाई ने कहा, जब मैं लड़ने के मौके की बात करता हूं तो मेरा मतलब शिविर में मौजूद 400 अंगरक्षकों से है, जिनमें मेरे मरे हुए जीव भी शामिल हैं। हमें गैसोल के आगे बढ़ने को रोकने में सक्षम होना चाहिए। उन तीनों को तुरंत झाओ हाई के उन मरे हुए जीवों की याद आ गई जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। उन्होंने सियार को ऐसे निपटाया जैसे वे सब्जियां काट रहे हो या खरबूजे फाड़ रहे हो। झाओ हाई ने आगे कहा, मेरे पास अब लगभग 4000 मरे हुए जीव हैं। अगर हम इन्हें आपके अंगरक्षकों में शामिल कर ले तो हमें अपनी रक्षा करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। झाओ हाई के पास वास्तव में 5000 से अधिक मरे हुए जीव थे। इनमें ब्लैक वेस्टलैंड्स के जादुई जानवर, बाद में शामिल हुए मानवाकार जीव और मैदानी इलाकों के सियार शामिल थे। वेल्स ने हैरानी से दोबारा देखा और फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। भाई, तुम्हारे पास सचमुच 4000 मरे हुए जीव हैं। उनकी युद्ध शक्ति के बारे में क्या ख्याल है? झाओ हाई मुस्कुराया, ठीक ठाक, लगभग 9वें स्तर के मानव योद्धा के बराबर। वेल्स और बाकी लोग ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। ये कैसी अवधारणा थी? मरे हुओं से निपटना शायद 4000 9वें स्तर के मानव योद्धाओं से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मरे हुओं को कोई डर नहीं होता, वे चोट या मौत से नहीं डरते और कभी पीछे नहीं हटते। वेल्स अचानक हंस पड़ा और झाओ हाई को गले लगाते हुए बोला, हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति होगी मेरे भाई। बहुत बढ़िया, हम यही उनका इंतजार करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि क्या गैसोल खुद यहाँ आ रहा है। अध्याय 259, आगे बढ़ो और फिर से आगे बढ़ो। येल और मेंडेज मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि वेल्स का खून का रिश्ता रखने वाला भाई बहुत ही मूल्यवान था। उसके पास न केवल बहुत सारा अनाज था, बल्कि युद्ध शक्ति भी बहुत अधिक थी। वेल्स ने झाओ हाई को छोड़ते हुए कहा, अब तुम मेरे रक्तबंधित भाई हो। चाहे तुम मेरी कितनी भी मदद करो, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। हा, बस आराम करो और अपने बड़े भाई को सरदार का पद वापस दिलाने में मदद करो। झाओ हाई हंसते हुए बोला, मैं सच में उम्मीद करता हूं कि हमें लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम अभी इतनी जोरदार लड़ाई लड़ेंगे तो मरने वाले भी हरक्यूलियन बुल जनजाति के ही लोग होंगे। अगर बहुत ज्यादा लोग मारे गए तो दूसरी जातियों को सत्ता हथियाने का मौका मिल सकता है। वेल्स के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने सिर हिलाते हुए कहा, इन्हीं कारणों से मेरा गैसोल से कभी टकराव नहीं हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी हद तक जाएगा। वह बहुत निर्दयी है। झाओ हाई ने निराश होकर सिर हिलाया। गैसोल ने इस बार हद ही कर दी थी, उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी। हालांकि झाओ हाई ने ऐसी बातें पहले भी कई बार सुनी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ उसके इतने करीब होगा। अगर उसे अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना हो तो वो होगा, कितना घटिया इंसान है। मेंडेज ने झाओ हाई के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, ठीक है, ज्यादा मत सोचो। अगर गैसोल ने सचमुच उन मानव व्यापारियों के साथ मिलकर पिताजी को नुकसान पहुंचाया है तो उसे सरदार बनने का कोई अधिकार नहीं है। झाओ हाई ने सिर हिलाया, तो चलिए तैयारी करते हैं। मुझे लगता है मेरे रक्तबाज वापस आने वाले हैं। ठीक उसके बाद आकाश से 2 चीखें सुनाई दी। झाओ हाई और बाकी लोगों ने सिर उठाकर देखा कि 5 रक्तबाज धीरे धीरे वापस उड़ रहे थे। उनमें से 4 ने कुछ उड़ने वाले जादुई जीवों को पकड़ रखा था जो स्पष्ट रूप से मरे नहीं थे। वे संघर्ष कर रहे थे लेकिन रक्तबाजों के पंजों से निकल नहीं पा रहे थे। वेल्स को उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाई के मायावी जीव ज्वाला पक्षियों को इतनी जल्दी पकड़ लेंगे, जबकि झाओ हाई खुद भी हैरान नहीं था। मुकाबला 5 के मुकाबले 2 का था। अगर ज्वाला पक्षियों को नहीं पकड़ा जा सका तो वह निश्चित रूप से बाद में खूनी बाजों का खिचड़ी बना देगा। झाओ हाई ने इशारा किया और 5 खूनी बाज आसमान से नीचे आ गए। उनके आने पर वेल्स, येल और मेंडेज ने कुछ अजीब चीज देखी। ये 5 रक्तबाज 2 मीटर ऊंचे थे और हर एक बेहद प्रभावशाली और विशाल था। क्या ये काल्पनिक थे? बल्कि जादुई जीवों से भी कहीं अधिक जादुई थे। ब्लड हॉक्स के पैरों के नीचे मौजूद 2 विशाल पक्षी आकार में उतने बड़े नहीं थे, लेकिन छोटे भी नहीं थे। उनकी ऊंचाई 1 मीटर से अधिक थी और पंखों का फैलाव 5 मीटर था। उनकी पूंछ के पंख बहुत लंबे थे, खासकर बीच के 3 पंख। प्रत्येक पंख लगभग 3 मीटर लंबा था और चमकीले लाल रंग का था। बेहद खूबसूरत। ये दोनों पक्षी लाल नहीं बल्कि हल्के नीले रंग के थे। इनके सिर पर मुकुट जैसे छोटे छोटे पंख थे। इनका शरीर ब्लड हॉक्स जितना मोटा नहीं था, लेकिन सुडौल और चिकना था। अगर ये आकाश में उड़ते तो ऐसा लगता मानो किसी तीर से वार किया गया हो। दोनों ज्वाला पक्षी घायल थे। उनके काफी पंख नोच लिए गए थे और उनके पंखों पर खून के धब्बे थे। ये स्पष्ट था कि रक्तबाजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। झाओ हाई ने उन्हें ज्वाला पक्षियों को जिंदा वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन उन्हें चोट न पहुंचाने के लिए नहीं कहा। झाओ हाई ने उत्सुकता से उन 2 पक्षियों को देखा। ब्लड हॉक से उसे पता था कि ये दोनों बहुत तेज और बेहद शक्तिशाली युद्ध क्षमता वाले हैं।
ये अग्नि प्रकार के जादुई जीव नहीं थे, बल्कि वायु अग्नि दोहरी प्रकार के जादुई जीव थे, तेज और बलवान। अगर उसने 5 ब्लड हॉक्स न भेजे होते तो झाओ हाई इन्हें पकड़ नहीं पाता। झाओ हाई ने वेल्स से पूछा, बड़े भाई क्या ये पक्षी है? वेल्स को झाओ हाई का मतलब समझ आ गया था, लेकिन फिर भी वह उन 5 भयानक रक्तबाजों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। वे प्रेतवादित प्राणियों से कैसे मिलते जुलते थे? अगर प्रेतवादित प्राणी इतने शक्तिशाली होते तो जादुई प्राणियों को तो अब तक खेल से बाहर हो जाना चाहिए था। वेल्स ने अपना सिर झुकाया और उन ज्वाला पक्षियों पर एक नजर डाली। वे सचमुच वही 2 पक्षी थे जिन्हें गैसोल ने पाला था। गैसोल इन ज्वाला पक्षियों की बड़े प्यार से देखभाल करता था। वह प्रतिदिन स्वयं उन्हें भोजन कराता था और दूसरों को ऐसा करने से मना करता था। यदि कोई उन्हें छूता तो वह तुरंत क्रोधित हो जाता था। हालांकि कभी कभी वह उन 2 पक्षियों को दूसरों के सामने अपनी कलाबाजी दिखाने देता था, जिससे दूसरे लोग गुस्से से दांत पीसने लगते थे। अब ये दोनों पक्षी बीमार छोटे पक्षियों की तरह जमीन पर पड़े थे। वेल्स को जोर से हंसने का मन कर रहा था। ये पक्षी, जिन्हें गैसोल के पुण्य कार्यों में सबसे प्रमुख सहायक कहा जाता था, अब झाओ हाई ने बड़ी आसानी से अपन कर दिए थे। वह सबसे ज्यादा खुश था। वेल्स ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, ये दोनों हैं। शाबाश दोस्त, तुमने इन्हें जिंदा वापस ला दिया। मुझे पूछना ही पड़ेगा, कहीं तुम सच में इनमें से एक को भूनने तो नहीं जा रहे हो? झाओ हाई और मेंडेज ये सुनकर जोर से हंस पड़े। झाओ हाई ने जवाब दिया, मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। शायद बाद में, जब मेरे पास और होंगे तो हम उनमें से 10 को भूनेंगे, 5 खाएंगे, 5 फेंक देंगे। हाँ हाँ हाँ। झाओ हाई के ज्वाला पक्षियों को देखने से पहले सब लोग हंस पड़े। फिर उसने कहा, बड़े भाई, मैं आपको ये 5 रक्तबाज दे रहा हूँ। अब से ये आपके हवाई टोही विमान होंगे। वेल्स स्तब्ध रह गया। वह खूंखार बाजों का बहुत सम्मान करता था, लेकिन उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहता था। उसके विचार में ये सक्षम खूंखार बाज झाओ हाई के लिए ज्यादा मददगार साबित होंगे। वेल्स ने मना करते हुए कहा, भाई ऐसा मत कीजिए, इन्हें अपने पास ही रखिए, ये आपके लिए ज्यादा उपयोगी हैं। झाओ हाई हंसते हुए बोला, चिंता मत करो बड़े भाई, मैं और भी पैदा कर सकता हूँ और मेरे मायावी जीव बाकियों से अलग हैं। मेरे मायावी जीव जादुई जीवों की तरह खुद शिकार कर सकते हैं। आप उन्हें भी जादुई जीवों की तरह ही मटन या गोमांस खिला सकते हैं। उनकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेल्स चौंक गया, मेरे भाई, क्या ये जादुई जानवर हैं? इन्हें इस तरह कैसे खिलाया जा सकता है? इसीलिए तो ये इतने ताकतवर हो गए हैं। झाओ हाई उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। कभी कभी जानवर जैसे दिखने वाले लोग अजीब होते हैं। जब वे किसी इंसान को देखते तो सबसे पहले देखते कि वो देखने में ताकतवर है या नहीं। दिखने में जितना ताकतवर होता, जानवर जैसे दिखने वाले लोग उसे उतना ही ज्यादा काबिल समझते। यही बात जादुई जानवरों पर भी लागू होती थी। झाओ हाई ने 5 खूंखार बाजों से कहा, जाओ और अपने गुरु से मिलो। वो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी बात मानो। खूंखार बाजों ने सिर हिलाया और फिर वेल्स के पीछे पीछे कदम कदम चलने लगे। वेल्स ये सब देखकर दंग रह गया। वेल्स ने अपने पीछे मौजूद खून के प्यासे बाजों को देखा और बुदबुदाया, क्या सभी प्रेतवादित जीव इतने ही बुद्धिमान होते हैं? मेंडेज और येल भी अवाक रह गए। सच कहें तो उन्होंने कभी किसी को प्रेतवादित जीवों का इस्तेमाल करते नहीं देखा था। झाओ हाई हंसते हुए बोला, छोटी मोटी बातों की चिंता मत करो बड़े भाई, जाओ और तैयारी करो, वे लोग आ रहे हैं। तुम क्या करोगे? उनसे सीधे मुकाबला करोगे? झाओ हाई की बातों से वेल्स ने खुद को संभाला। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो भाई, मैं उनसे सीधे मुकाबला करने का इरादा रखता हूँ। जानवर जैसे दिखने वाले लोग इंसानों से अलग होते हैं भाई, वे कायरों से नफरत करते हैं। अगर आज मैंने गैसोल का सामना नहीं किया तो भविष्य में उससे मुकाबला करने का मेरा अधिकार खत्म हो जाएगा। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर वह लड़ना चाहता है तो हम उसे चुनौती देते हैं। मैं अब अपने सभी मरे हुए प्राणियों को तुम्हारी सेना को मजबूत करने के लिए बुलाता हूँ। हालांकि बेहतर होगा कि अभी कोई बड़ी लड़ाई शुरू न की जाए, अन्यथा हरक्यूलियन बुल जनजाति को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वेल्स को पता था कि झाओ हाई का क्या मतलब है। झाओ हाई इस तरीके का इस्तेमाल गैसोल को डराने और उसकी जल्दबाजी भरी हरकतों को रोकने के लिए करना चाहता था, अन्यथा वे दया नहीं दिखाएंगे। वेल्स भी लड़ना नहीं चाहता था। अगर वे लड़ते तो इससे ताकतवर बैल जनजाति की शक्ति को नुकसान होता। वेल्स को यही परिणाम सबसे ज्यादा नापसंद था। वेल्स ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो मेरे भाई, अपनी मरे हुए सैनिकों की सेना को छोड़ दो और मेरे भाई को इसका गवाह बनने दो। झाओ हाई ने हंसते हुए हाथ हिलाया। अंतरिक्ष से मरे हुए प्राणियों का एक विशाल झुंड प्रकट हुआ। हालांकि झाओ हाई ने अपने सभी मरे हुए प्राणियों को बाहर नहीं निकाला। उसने केवल सियार, झाओ जुई के समूह, गारन और भाड़े के सैनिकों, कार्लो और उसके साथियों, और लोगा और अन्य लोगों को ही छोड़ा। इसके अलावा ब्लैक वेस्टलैंड से पकड़े गए जानवर भी थे। इनकी संख्या 4000 से अधिक हो चुकी थी। झाओ हाई ने चर्च ऑफ लाइट के उन लोगों को भी शामिल नहीं किया जिन्होंने उन पर हमला किया था, लेकिन इस तरह की तैनाती अपने आप में ही काफी भयावह थी। मध्य भाग में मरे हुए जानवरों का झुंड था, बाएं और दाएं किनारों पर मरे हुए सियार की हल्की घुड़सवार सेना थी और आरक्षित भाग में मानव मरे हुए सैनिक थे। गलतफहमी से बचने के लिए झाओ हाई ने उन्हें ज़ॉम्बी के बजाय कंकाल के रूप में दिखाया। जमीन से अचानक कंकालों का झुंड प्रकट होना अब भी बहुत डरावना था। कंकालों की इस सेना को देखकर वेल्स को उम्मीद से कहीं अधिक खुशी हुई। अपने रक्तबंधित भाई की इतनी ताकत देखकर उसे पूरा विश्वास हो गया कि गैसोल से भिड़ने पर उसे किसी बात का डर नहीं है। वेल्स ने झाओ हाई के कंधे पर थपथपाया और कुछ नहीं कहा। झाओ हाई समझ गया कि वेल्स ने इस कृतज्ञता को अपने दिल में संजो रखा है। वेल्स शब्दों में अपनी इस मदद के लिए आभार व्यक्त नहीं कर सकता था। वेल्स के पास कहने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि झाओ हाई ने खुद को तैयार कर लिया था। उसने अपने सभी अंगरक्षकों को बुलाया और 400 बलिष्ठ बैल योद्धा वेल्स के सामने खड़े होकर उसे टकटकी लगाकर देख रहे थे।
वेल्स उनका राजकुमार था और वे उसके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे इस बार अपने दुश्मनों का अंदाजा लगा सकते थे, लेकिन उन्हें कोई पछतावा नहीं था। जानवरों जैसे इंसानों के लिए पछतावा करना विश्वासघात के बराबर था। वे केवल अपने आदेशों का पालन करेंगे, हथियार उठाएंगे, अपने नेताओं का अनुसरण करेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। अध्याय 260 हरक्यूलियन बेल जनजाति की दुर्दशा। वेल्स ने अपने उन योद्धाओं को देखा जिन्हें कोई पछतावा नहीं था, जबकि उसका हृदय अत्यंत भावुक था। बीस्टमैन प्रेरी में यदि कोई योग्य नेता नहीं होता तो कोई उसका अनुसरण नहीं करता। बीस्टमैन को भी अपने नेता चुनने का अधिकार था। मैदानों में कुछ ऐसा ही घटित हुआ था। एक कबीले का सरदार अक्षम हो गया था और उसके कबीले के लोग धीरे धीरे उसका साथ छोड़कर चले गए। अंततः वो कबीला मैदानों से गायब हो गया। वेल्स की मौजूदा स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। गैसोल पूरे हरक्यूलियन बुल कबीले पर राज